हेलो रोहित भाई, कैसे हो? बस बढ़िया, रिकवरिंग फ्रॉम अ सीरीज ऑफ इलनेसेस। पर क्या करें, चलो अच्छा है आपने बोला और मैं आ गया बात करने। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। हम्म। मेरी जो पहली मैंने पुस्तक पढ़ी थी, किसी ने रिकमेंड किया था, और वो मेरी एक ऐसी पुस्तक है कि जो मैंने काफ़ी एग्जॉस्टिव तरीके से पहली बार जम्मू कश्मीर के बारे में वहीं पे था। मृदु राय की है, हिंदू रूलर्स मुस्लिम सब्जेक्ट्स। तो उसमें कहीं ना कहीं 1947 का पार्टीशन जो है, और उसके बाद जो एक तरीके से मुस्लिम रूल का जो शुरुआत होती है कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, तो उसका जस्टिफिकेशन कहीं ना कहीं ये दे के किया गया है कि 100 साल तक, उससे 100 साल पहले तक हिंदू रूलर्स ने मेजॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन पे काफ़ी कुछ अत्याचार किए, ये सब हुआ। और एक कहीं ना कहीं उस जस्टिफिकेशन दिया गया है कि जो एक्सोडूस होता है कश्मीरी पंडित्स का या हिंदुओं पे अत्याचार हुए बाद में, वो कहीं ना कहीं उस तरीके से सॉफ्ट तरीके से थोड़ा जस्टिफिकेशन सा लगता है। ये बात शुरू होती है जब गुलाब सिंह जो डोगरा रूलर थे, जिन्होंने बेसिकली ये कह सकते हैं कि डोगरा राज शुरुआत की, तो वहां से ही शुरुआत कर लेते हैं। वो कैसे राजा बने, उनकी क्या रिलेशनशिप थी रंजीत सिंह के साथ पंजाब के दरबार में। बहुत अच्छा सवाल है। एंड लेट्स स्टार्ट विद गुलाब सिंह। जैसे आपने कहा, महाराजा गुलाब सिंह जो थे वो बड़ी मतलब अपने में एक दिलचस्प कैरेक्टर रहे हैं, और इतिहासकारों का उनमें जो रुचि है उसका बहुत अच्छा कारण भी है। देखिए, एक समय जम्मू में ऐसा था जब एक्चुअली गद्दी पे कोई नहीं बैठा हुआ था। जम्मू एक रियासत की तरह की थी महाराजा रंजीत सिंह के शासन की। उनकी जो सीमाएं थी वहां फैली हुई मेरे ख्याल से 1808 से 1820 तक। हाँ, तकरीबन ऐसा था। इस बीच में जो उससे पूर्व जो आपकी जो वंश था, देव वंश, जिसका राज था, जिसके एक राजा जो बहुत प्रसिद्ध हुए थे, जिनके अंडर गोल्डन एज जो जम्मू भी कहा जाता है, उनका नाम भी कोइंसिडेंटली रंजीत सिंह देव ही था। तो रंजीत सिंह देव के बाद जब पतन हुआ था देव वंश का, तो एक उसकी शाखा जो थी वो ये थी गुलाब सिंह वाली, जिनका नाम जमवाल था। जमवाल क्योंकि जम्मू के, मतलब जम्मू वाले से जमवाल बन जाता है। ऐसे पहाड़ में खासतौर पे जो राजपूत कुल होते हैं पहाड़ों में, उनके नाम ऐसे ही बनते हैं। कईयों के संब्याल जो सांबा से हैं, मनकोटिया जो मानकोट के हैं, जसरोटिया जो जसरोटा के हैं, ऐसे करके बहुत मिलता है आपको सुनने में। तो अब ये 3 भाई थे, सिर्फ गुलाब सिंह नहीं। और इसके लिए मतलब सबको आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड एक किताब, तो खासतौर पे के एम पानीकर, जो काफ़ी बड़े डिप्लोमेट भी रहे इंडिया के। उन्होंने गुलामनामा जो इनके वजीर ने लिखी थी, दीवान कृपा राम ने, फारसी में उसका ट्रांसलेशन तर्जुमा करके उन्होंने उसको उसका एक कमेंट्री लिखा था, बड़ा अच्छा, वेरी इंसाइटफुल बुक। तो ये 3 भाई थे असल में, गुलाब सिंह, ध्यान सिंह, सुचेत सिंह। गुलाब सिंह, सुचेत सिंह और ध्यान सिंह जो थे, इनका पंजाब के लाहौर दरबार में काफ़ी रुतबा भी था, क्योंकि इन्होंने जो मिलिट्री कैंपेन्स रन किए थे बहुत सक्सेसफुल रहे थे, और एडमिनिस्ट्रेशन में भी इनका बहुत बड़ा रोल रहा था। तो इनफैक्ट 1820 में के आसपास जब एक ऐसी ही कैंपेन के बाद अखनूर में महाराजा रंजीत सिंह और गुलाब सिंह और इनके जो लोग थे घूम रहे थे, एंड रंजीत सिंह जी जो थे बहुत प्रसन्न थे इनसे। तो उन्होंने पूछा, तुमको क्या चाहिए बताओ। उन्होंने बोला, आप मुझे जम्मू का राजा घोषित करें, महाराजा घोषित करें। उन्होंने बोला, चल ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी की। अखनूर वो स्थान है। अच्छा, अखनूर की आप देखिए कितनी विशेषता है। अखनूर में जिसे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं, सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन बोलते हैं, उसके भी रूइंस पाए गए उसी जगह पे, उसी के पास ही। तो नदी बहती है, नदी के इस तरफ रूइंस है, अखनूर आज का इस तरफ दूसरी तरफ पड़ता है। तो अखनूर में उनकी ताजपोशी की गई थी, और बड़ी दिलचस्प ताजपोशी थी, क्योंकि तिलक ज्यादातर नीचे से ऊपर की तरफ लगाया जाता है। महाराजा रंजीत सिंह ने ऊपर से नीचे की तरफ तिलक लगाया। ऐसा क्यों? उन्होंने ये बोल के लगाया है कि इस तरह जम्मू में तुम्हारी जो जड़ें हैं वो गहरी होंगी, ये बोल के उन्होंने आशीर्वाद सा दिया था। कहीं ना कहीं शायद वो आशीर्वाद फलित भी हुआ, क्योंकि 4 पीढ़ी तो कम से कम 200 साल तो मतलब तकरीबन इनका राज रहा ही है। और आज भी कहीं ना कहीं जो जमवाल परिवार, जो राज परिवार है, उसका एक साख, एक रुतबा है जम्मू समाज में। तो अखनूर में ताजपोशी के बाद जम्मू को संभालने में लगे थे, और ध्यान सिंह और सुचेत सिंह जो थे वो दरबार में, लाहौर दरबार में उनका
काम चल रहा था। सुचेत सिंह एक बागी गुट में चले गए रंजीत सिंह जी के मरने के बाद। तो ध्यान सिंह और सुचेत सिंह आपस में युद्ध होता है उनका इनफैक्ट, और वो उसमें युद्ध में मरते हैं। ध्यान सिंह जो थे उनको एक राइवल दरबारी ने लाहौर दरबार के असैसिनेट किया था, बाहर बुला के बिना अपने सिक्योरिटी गार्ड्स के, ऐसे करके। वहां पे मैंने पढ़ रहा था मैं कि वहां पे इतनी मतलब आपस में रंजीत सिंह जी के बाद तो बहुत बुरा हाल इतनी लड़ाइयाँ होती थी, और उसके बाद फिर गुलाब सिंह को भी बुलाया कि आप आके इंचार्ज लो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि भैया मैं इधर ही। एक सीज ऑफ लाहौर उस दौरान होती है जिसमें बाकी जितने जैसे जो दरबार के लोग हैं वो हमला कर रहे हैं लाहौर किले पे, और गुलाब सिंह जी जो हैं, माई चांद भागो जो उनकी पत्नी थी रंजीत सिंह जी, उनके साथ किले को डिफेंड कर रहे हैं। और फिर स्टेलमेट की वजह से एक नेगोशिएशन होती है, एक समझौता होता है कि इन शर्तों पे आप अंदर आएंगे किले के। तो ये देखिए कि मतलब गुलाब सिंह को विद्रोह मतलब बागी, गुलाब सिंह को देशद्रोही करने वाले जो बहुत सारे खालिस्तानी चीखे मारते हैं, वो ये बात भूल जाते हैं उस समय। खैर उनमें से और भी बहुत होती हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा रीजन जम्मू का जो गुलाब सिंह का आता है वो ये है कि जम्मू और कश्मीर रियासत जो एक सूबे की तरह थी, उसका जो प्रशासन और बेसिकली जो उसका कंट्रोल है वो गुलाब सिंह के पास आता है। वो किन सर्कमस्टांसेस में आता है लोग इसको कभी क्लियरली बात नहीं करते हैं। आमतौर पे धारणा ये है कि वो बेची गई थी, असल में बेची नहीं गई थी। जब पहला एंग्लो सिख वॉर हुआ था, जिसमें एक्चुअली काफी करीबी मामले थे दोनों एंग्लो सिख वॉर, ये लोग भूल जाते हैं एक्चुअली। गुलाब सिंह न्यूट्रल रहे थे, क्योंकि गुलाब सिंह के भाइयों के साथ जो हुआ था संभवतः उसकी वजह से वो शायद उलझना ही नहीं चाहते थे उस सब में। पर उनको अपना वकील लाहौर दरबार ने नियुक्त किया था अंग्रेजों से पैरवी करने के लिए कि किन टर्म्स में नेगोशिएशन। तो जो ओरिजिनल टर्म्स थी उसमें उन्होंने 1 करोड़ रुपए 1 करोड़ नानकशाही रुपए मांगे थे अंग्रेजों ने एज कैश। ऊपर से उन्होंने 4 सूबे मांगे थे। उनमें से 3 सूबे जो थे वो हिमाचल पंजाब में चले जाते हैं, एक सूबा कश्मीर था। जैसे एक एग्जांपल पे जहां से मैं आता हूं, नूरपुर वुड हैव बीन पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर एक्चुअली इन दैट वो सारा। बट अब ये देखिए किस्मत की बात है, या आप समझिए किस्मत का संयोग है कि अंग्रेजों को लगने लगा एकदम से कि ये शायद सेटलमेंट सही नहीं है। अच्छा, कैश को लेके भी इशू हो रहा था, तो अंग्रेजों के दिमाग में कहीं ना कहीं आया कि हमें जम्मू और पंजाब दोनों पे नजर रखनी है साइमल्टेनियसली। इसलिए नूरपुर जैसे जो ये बेल्ट था बीच में, इसको हम नहीं छोड़ेंगे, नूरपुर, कांगड़ा, गुलेर वाली बेल्ट। तो उन्होंने टर्म्स रीनेगोशिएट करी, उसमें फिर 75 लाख रुपए इंडेमनिटी जो अंग्रेजों को नानकशाही रुपीस की इंडेमनिटी गई थी वो, और कश्मीर एज अवार्ड फॉर दैट वकालत, वकीलू मामलात थे ना वो, तो वो वकालत का जो इनाम था वो उनको कश्मीर मिला था। तो ये बेचने वाला हिसाब या खरीदने का हिसाब नहीं था। लोगों को ये रियलाइज करना पड़ेगा। एक ये भी मैंने पढ़ा था कि गुलाब सिंह को एक ऑफर दिया था ब्रिटिशर्स ने कि लद्दाख आप हमको दे दो, और पेशावर और गिलगित ये सारा का सारा, ये बात बहुत पूरा जम्मू कश्मीर प्रोविंस इनका हो जाता। एंड इनफैक्ट गुलाब सिंह वॉज प्रॉब्ली वेरी वाइज इन नॉट लेटिंग द ब्रिटिश स्प्रेड बियॉन्ड पंजाब दैट वे। उसने ब्रिटिश रेजिडेंट आने दिए, लेकिन उनकी जो इन्फ्लुएंस थी टिल एटलीस्ट महाराजा रणबीर सिंह जो उनके पुत्र थे, उन दोनों के काल में तो बहुत ही मिनिमल इंटरफेरेंस थी अंग्रेजी रेजिडेंट की। तो कहीं ना कहीं उनको पता था, लाहौर के हाल देख के उनको समझ आ गया था कि मुझे इनको दूर रखना पड़ेगा किसी भी तरह। एंड शायद ज्योग्राफी उनके फेवर में भी थी, क्योंकि जम्मू का जो रियासत था वो कोई इतना अमीर रियासत था नहीं, गरीबी तो थी उसमें, एंड ज्योग्राफिकल बैरियर्स हैं, कश्मीर में भी आना जाना बहुत मुश्किल था। लेकिन गुलाब सिंह का जो एम्बिशन था वो काफी मतलब इवन बिफोर द कश्मीर रीजन कम्स इन दिखने लगा था, क्योंकि उनके अंडर एक बड़े फेमस जनरल आए थे जोरावर सिंह कलूरिया। जोरावर सिंह कलूरिया की कहानी बड़ी, जैसे हमने पहले भी बात करी है, वो उनके रंजीत सिंह के कैदी रह के फिर वो छूट के फिर वो बनते हैं। जोरावर सिंह कलूरिया की एक बड़ी विशेषता थी, वो कभी नए कपड़े नहीं पहनते थे। वैसे वो हमेशा गुलाब सिंह जी के उतारे हुए कपड़े, मतलब उनके दान पुराने कपड़े ही लेना प्रेफर करते थे। वो उनके बड़ी अजीब सी एक
सादगी थी उस तरह कि वो नए कपड़ा नहीं लेते थे, वो मतलब वो एक जो होता है ना दास की तरह उनके बिहेव करते थे। बट उन्होंने लद्दाख पे जो विजय प्राप्त करी थी दैट वाज अनबिलीवेबल इन मेनी वेज, बिकॉज जो जोग्राफिकल बैरियर थे वो जीतने के बहुत बड़े थे। तो इनफैक्ट ये जो जम्मू जो किश्तवाड़ वाला रीजन है वहाँ पे एक चौगान आती है जगह। चौगान लोगों को शायद पता नहीं है, चौगान वॉज बेसिकली एरिया जहाँ पे वॉर गेम्स होते थे जो कैंटोनमेंट की तरह होता था। तो आप कहीं भी चौगान देखेंगे पहाड़ी इलाकों में वो सब कैंटोनमेंट्स थे पुराने। आपको सुजानपुर जो कटोच किंगडम का जो सेकंड कैपिटल था आफ्टर कांगड़ा वेंट अवे टू रंजीत सिंह, तो सुजानपुर में भी आपको ऐसे ही चौगान दिखेगा। इनफैक्ट एक जगह जहाँ पे आर्मी बांधी जाती थी, इनफैक्ट वो वॉर गेम वहाँ पे, और वो ऑल्टीट्यूड ज्यादा था जम्मू के एरिया से, तो वहां पे पहले एक्लाइमेटाइज करके उन्होंने लद्दाख पे हमला किया था। सिमिलरली लद्दाख में एक्लाइमेटाइज करके उन्होंने गिलगिट बल्तिस्तान पे हमला किया, लोकल लद्दाखी सोल्जर्स को भी लेके। सो दैट इज हाउ, मतलब दैट इज द मिलिट्री जीनियस ऑफ द मैन, जो लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं आज भी। लेकिन वो अलग बात है कि चलिए एटलीस्ट हमारी इंडियन आर्मी तो उसको बहुत सेलिब्रेट करती है। जोरावर सिंह की पोर्ट्रेट्स तो आपको मैनेक्शॉ सेंटर में भी दिखेंगे, और तो दैट्स अमेजिंग। बट जो उनका तिब्बत का कैंपेन था, जो गिलगिट बल्तिस्तान से एक्लेमेटाइज होके वो चले थे, खैर उसमें क्योंकि राशन सप्लाई कट गई थी, गिलगिट ने विद्रोह करा और वो प्रॉब्लम हुई उसकी वजह से, बट ही डिड मैनेज टू डिफीट द चाइनीज सपोर्टेड टिबेटन, द चिंग डायनेस्टी सपोर्टेड टिबेटन सोल्जर्स। और उसके जो फ्लैग स्टैंडर्ड्स हैं बाय द वे आज भी अवेलेबल हैं जेएनके लाइट इन्फेंट्री के साथ, जो उन्होंने वो वॉर में जो उनकी विन थी उसके, वो झंडा जो टाइगर वाला झंडा है, यू विल सी दैट इन देयर मेस आल्सो इनफैक्ट, जो आई थिंक उधमपुर में या दिल्ली में, आई डोंट रिमेंबर। खैर वो हुआ। गुलाब सिंह बाय द टाइम हैड स्टार्टेड बिकमिंग ओल्ड एंड स्टार्टेड रिमेनिंग अनवेल। मेरे ख्याल से 10 साल का ही ऐसा था जब महाराजा बन के, कायदे से महाराजा बन के, जिसमें कश्मीर लद्दाख ये सारे एरिया आते हैं। खैर इनमें अभी भी पूरी तरह शांति स्टैब्लिश नहीं हुई थी। वो शांति आती रणबीर सिंह के लिटरली आयरन फिस्ट रूल के साथ। अच्छा, गुलाब सिंह एंड जोरावर सिंह वर जीनियसेस, yes, but I think the real military and administrative genius in that sense was रणबीर सिंह। और उनको थोड़ा अंडर एस्टिमेट अनफॉर्चुनेटली किया जाता है। उनका नाम शायद उस लेवल पे गुलाब सिंह जितना नहीं लिया जाता है, बट आई स्ट्रांगली फील कि जिस तरह उन्होंने गिलगिट बल्तिस्तान लद्दाख के ऊपर कब्जा जमाया और उसको एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेटिवली एक पूरे रीजन को एक स्टेट की तरह बनाया। सेकंड, चित्राल जो आज पाकिस्तान में है उसको फ्यूडेटरी बनाया, इवन दो इट वाज ऑन द एडवाइस ऑफ द ब्रिटिश, बट वो फ्यूडेटरी की तरह उसको ट्रीट कराया गया। वो एक अरेंजमेंट हैप्पीली उन्होंने एक्सेप्ट करी, उसकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ समझ के। दैट इन इटसेल्फ इज क्वाइट अमेजिंग, क्योंकि वो सारा रीजन जो अफगानिस्तान से बॉर्डर करता है। अच्छा, अफगानिस्तान और जम्मू के इनफैक्ट पुराने रिश्ते हैं जो लोगों को शायद कम पता है। देयर आर आर्काइवल मतलब हिस्टोरिकल टेक्स्ट एंड रिकॉर्ड दैट सजेस्ट कि जम्मू में हैव बीन अ फ्यूडेटरी टू द शाहिया रूलर्स ऑफ काबुल जाबुल। अच्छा, जो हिंदू शाहिया थे। जयपाल शाही के राज में तो इनफैक्ट एक राजा लड़ने भी गए थे अपनी सेना लेके, उनके कहने पे मुसलमानों से वहां पे, एंड वो हिस्ट्री में स्टोरी काफी पॉपुलर, मतलब जम्मू के एनाल्स में काफी पॉपुलर स्टोरी है। तो अब वो देखिए सारा वो बेल्ट बन रहा है, एंड ही इज रियलाइजिंग ब्रिटिश क्या करना चाहते हैं सबके बीच में। आप ये देखिए, ब्रिटिश का इंटेंशन चित्राल को जम्मू कश्मीर के साथ लाने का ये था, वो ग्रेट गेम खेल रहे थे उस टाइम पे अपना। अगर ग्रेट गेम जिसको नहीं पता है तो बेसिकली इट वाज दिस रशिया के अगेंस्ट जो चल रहा था कि मुहिम थी अब कि रशिया माइट इन्वेड इंडिया वाया अफगानिस्तान, एंड द ओनली बफर इन दैट केस कुड हैव बीन दिस एक्सटेंडेड जम्मू एंड कश्मीर, जिसको बाय द वे जम्मू के स्टैम्प्स में लिखा था जम्मू कश्मीर तिब्बत आदि देश आदि। तो देखिए तिब्बत का भी कहीं ना कहीं आप समझिए क्या है इसका मतलब, एक साथ ही दिया जाता है कल्चरली। तो ये आप सोचिए कैसे इसको देखने का मतलब, एंड दैट इज वाई ये इतिहास समझना भी जरूरी है, क्योंकि जो अगर आप हिस्टोरिकल लेजिटिमेसी अपने क्लेम्स की देना चाहते हैं तो आपके पास यही तरीके होते हैं देने के ना। वो तो चाइनीज तो इन्वेंट कर ही जा रहे हैं अपने जी कुछ भी, वो अपना इतिहास ही रिराइट करते रहते हैं, फ्रॉड बनाते रहते हैं कि जी फिलीपींस भी हमारा हिस्सा था, कल को तो जी बोल देंगे वो चेन्नई भी हमारा हिस्सा था, हमें क्या पता है ना। बट ये जेन्युइन आर्काइव्स हैं, ये जेन्युइन रिकॉर्ड्स हैं, जिससे कल को अगर कोई प्रॉब्लम होती है इंडिया कैन ऑलवेज गो एंड फाइट इन इंटरनेशनल कोर्ट्स, पर इसको अहमियत नहीं दी जाती अनफॉर्चुनेटली हमारे डिस्कोर्स में, ये प्रॉब्लम। खैर, रणबीर सिंह ऑल्सो वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ लॉट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इन दिस स्टेट। गुलाब सिंह के साथ स्टार्ट हुआ था, लेकिन रणबीर सिंह ने एनफोर्समेंट किया था।
अब ये बोलते हैं मुसलमानों पे बहुत अच्छे अत्याचार हुए थे, तो अब इस बात पे आते हैं। इनके आने से पहले पहली बात तो जो इवन महाराजा रंजीत सिंह के कश्मीर पे राज करने से पहले कश्मीर की अपनी हिस्ट्री में रिकॉर्डेड है जो अफगानों ने इनके साथ किया। अच्छा, कश्मीरियों के साथ? कश्मीरियों की अपनी हिस्ट्री ओरल एंड रिटन हिस्ट्री में रिकॉर्डेड है। मुस्लिम्स के साथ? मुस्लिम्स ने मुस्लिम्स के साथ जो किया। हाँ। तो अब ये कहना चाहते हैं कि इन्होंने अफगानों से ज्यादा जुल्म किया है। खैर, अपने विरोधाभास इनके अपने हैं, हम कुछ कहेंगे नहीं। लेकिन जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अब आप ये देखिए, एक बेसिक चीज बताता हूँ। कश्मीर आज भी शॉल के लिए फेमस है, कश्मीर तब भी शॉल के लिए फेमस था। तो जो शॉल वीवर होता है उसको शॉल बाफ बोलते हैं। शॉल बाफ की जिंदगी नर्क होती थी, क्योंकि वो अपने जिस सो कॉल्ड फैक्ट्री में काम करता था वो अपने ओनर को छोड़ नहीं सकता था, वो नई जॉब नहीं ले सकता था। उसको लिटरली फ्री में भी काम करवाते थे, कोई फिक्स्ड वेजेस भी नहीं थे। डोगरा शासन में पहली बारी फिक्स्ड वेजेस हुए शॉल बाफ के। डोगरा शासन में पहली बारी शॉल बाफ को आजादी मिली कि तुम किसी के साथ काम कर सकते हो अपनी मर्जी से। तो ये अत्याचार है? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जैसे बोलना चाहे। अच्छा, डोगरा शासन में कई टैक्सेस रिमूव किए गए, कोशिश की गई कि एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिले, खासतौर पे राइस एंड वेजिटेबल्स, साथ में फ्रूट ऑर्चर्ड्स वगैरह तो आ ही रहते, बिकॉज वो लोगों को क्लाइमेट समझ आने लगा। बियर जो हॉप्स होते हैं ना, जो बियर बनाने के लिए काम आते हैं। अब आप ये देखिए दूरदर्शिता कैसे होती है। इन्होंने सुना था कि अंग्रेज वहां उगाते हैं बियर बनाने के लिए, इनसे बात हुई। आज काफी सारा हिस्सा जो बियर हॉप कल्टीवेशन का है वो आपका पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू में जा चुका है, जिसे मर्री बोलते हैं। इसलिए मर्री ब्रूअरी सो फेमस। अच्छा, क्योंकि वहां पे बियर बनती थी। बट उसकी कल्टीवेशन आज भी कश्मीर में होती है। कल्टीवेशन क्या होती है, मतलब वो यूज नहीं करने देते। विजय माल्या ने 2008 या 9 में बोला था कश्मीर में बियर फैक्ट्री लगाऊंगा, देयर हॉप्स आर फेमस, सो फेमस। और जितने भी ये जिहादी टाइप लोग थे, हाई हाई करके ये गैर इस्लामी है करके पहुंच गए थे। खैर, बट कश्मीर हॉप्स वर वेरी फेमस। इनफैक्ट वो ट्रीज इंट्रोड्यूस किए इंडिया में। ग्रेप फार्मिंग को रिवाइव करने की कोशिश की गई। ये सारा ये सब रणबीर सिंह, गुलाब सिंह समझिए, एंड प्रताप सिंह ऑल्सो टू लार्ज एक्सटेंट। बेगारी वॉज इस्टेब्लिश्ड एंड बेगारी गॉट रिमूव्ड बाय प्रताप सिंह। कई तरह के टैक्सेस थे, जैसे नमक पे टैक्स होता था, एग्रीकल्चर के जो टैक्स होते थे वो रिड्यूस किया गया, नमक वाला तो अबॉलिश किया गया। फिर मैंडेटरी कंस्क्रिप्शन रणबीर सिंह के टाइम पे थी, प्रताप सिंह ने हटाई। तो मतलब इंसान की जिंदगी को सिंपल करने की ही कोशिश की गई है इनफैक्ट। और कश्मीर में स्पेसिफिकली इफ यू सी व्हाट हैज हैपेंड, अब एक बड़ा अच्छा एग्जांपल, एक सिल्क फैक्ट्री है। वो सिल्क फैक्ट्री वो तो अफगानों ने तो नहीं लगाई थी, वो सिख राज ने, लाहौर राज में लगाई थी, वो तो डोगरों ने लगाई थी। आज भी उसकी वो सिल्क की मतलब उसकी फेम है सिल्क की, कश्मीर सिल्क की। अब उसको रिवाइव करने की आजकल बातें चल रही हैं, बिकॉज काफ़ी लॉस मेकिंग यूनिट है एंड ऑल दैट स्टफ, बट उनकी लगाई हुई थी। इंडिया का दूसरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में आया था, नॉट द फर्स्ट वन तो मैसूर था, मतलब मैसूर वो नियरली सेम टाइम पे आए थे, बट दिस वाज द सेकंड वन जम्मू कश्मीर में आया था। वो आज भी चल रहा है भाई। वो भी वो डोगरा रूल ने लाया, वो कौन लाया? पहला एजुकेशनल कॉलेज जम्मू में भी नहीं आया था, श्रीनगर में आया था, जो आज प्रताप कॉलेज के नाम से जाना जाता है। हाई स्कूल एजुकेशन इन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी। तो भाई डोगरा कैसे अत्याचार कर रहे हैं, मुझे समझाए तो। ये अत्याचार है या क्या है? गुलाब सिंह के लगाए हुए जो बीज हैं वो वृक्ष बन रहे हैं, लेकिन वो फल देने वाले वृक्ष बने, कि वो कांटे वाले वृक्ष तो नहीं बने ना। लेकिन उनकी एक पॉलिसी है फेमाइन वाली, वो बहुत पॉपुलर है, बहुत चर्चित है, एंड आई टेल यू, खासकर राइट विंग सर्कल्स में, दैट इज कॉल्ड एज द गोल्ड स्टैंडर्ड पॉलिसी ऑफ हाउ टू ट्रीट सर्टेन। देखो, अब मैं आपको इन ऑल फेयरनेस बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है। यू हैव टू रियलाइज समथिंग दैट वाज गोइंग ऑन जनरली अक्रॉस नॉर्थ इंडिया। देखिए, जम्मू कश्मीर में वैसे भी फैमिन्स हमेशा हिस्टोरिकल रहे, क्योंकि वहाँ पे कल्टीवेशन थी प्योरली रेन फेड रही है, इवन इन जम्मू वैली। इनफैक्ट अगर आप जम्मू गए हैं, शायद आप गए भी होंगे, तवी रिवर इज ए सीजनल रिवर, सारा बाकी इलाका पहाड़ी है, तो रेन फेड एग्रीकल्चर है। ड्रॉट्स एक्चुअली वर वेरी कॉमन इन नॉर्थ इंडिया फॉर 2 रीजंस। वन वाज ऑफ कोर्स वाटर के इश्यूज एंड कनालिंग वगैरह कभी ऐसे डेवलप नहीं हुई। दूसरा, इतनी कांस्टेंट वॉरफेयर थी कि मतलब एग्रीकल्चर के लिए वो स्पेस भी नहीं थे जी। स्पेशली
जो मराठा पीरियड आता है विच इज सॉर्ट ऑफ एंड बिफोर द 1857 पीरियड, अगर आप देखें, वाई डिड द मराठा स्ट्रगल इन नॉर्थ इंडिया, वन ऑफ द बिग रीजंस वाज आल्सो दिस, अगर आप कहीं ना कहीं सोचे तो, कि नॉर्थ इंडिया में एग्रीकल्चर वाज लिटरली ब्रोकन अमंग अदर थिंग। तो रेवेन्यू तो था ही नहीं, सारा रेवेन्यू एग्रीकल्चर से ही डिराइव होता था ना उस टाइम पे। हाँ, वो तो कुछ था ही नहीं। अच्छा, जम्मू कश्मीर में आज भी ये मतलब आप उसका कैसे बोलूँ मैं, द फैक्ट दैट इट वॉज सो कॉस्टली टू गेट राइस इन टू कश्मीर उस जमाने में, तब भी वो कोशिश हो रही है कि चावल लेके जाए किसी तरह खाने के लिए लोगों के, वो रिकॉर्ड पे। लेकिन उसकी जो कॉस्ट अनसस्टेनेबल हो रही थी, उसके लिए फिर कुछ तरीका निकालने की कोशिश हुई, बट ऐसा नहीं था कि फैमिन पर्पसफुली इंट्रोड्यूस किया गया, इट वॉज जस्ट द स्टेट ऑफ अफेयर्स। अफगान रूल ने भी बेसिकली कश्मीर में एग्रीकल्चर को तहस नहस कर दिया था तब तक। जो करने वाले थे, आप ये देखिए गुलाब सिंह के टाइम पे शॉल इंडस्ट्री हैज बिकम द मेन स्ट्रीम। दैट टेल्स यू समथिंग अबाउट द रीजन एक्चुअली, कि वहाँ पे एग्रीकल्चर की कितनी वैल्यू रह गई है। और एक जो मैं बुक बताया ना मृदु राय वाला, इसमें एक और पॉइंट था कि जो सारे ब्यूरोक्रेसी थी वो डोमिनेटेड, जो अपॉइंटमेंट्स होती थी वो सारी की सारी कश्मीरी पंडित्स की होती थी, उससे डोमिनेटेड होती थी। अब डोगरा और कश्मीरी मुस्लिम्स का तो कोई इंटरेक्शन ऐसा चाहे सोसाइटी लेवल पे था नहीं, सामाजिक लेवल पे कोई था नहीं, तो ना कोई ज्यादा एनिमोसिटी थी ना कुछ और था। Exactly. लेकिन ये आरोप है कि कश्मीरी पंडित्स, क्योंकि वहां पे ब्यूरोक्रेसी में और डिसीजन मेकिंग में काफी इन्फ्लुएंशियल थे, तो वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से उसको इन्फ्लुएंस करते थे। कश्मीरी पंडितों का डोगरा मतलब जम्मू के राजाओं के साथ तो पुराना संबंध है। इनफैक्ट जम्मू के अंदर भी कहीं ना कहीं ये बातें चलती हैं कि कश्मीरी पंडितों ने हमसे दगा किया। आई डोंट नेसेसरली अस्क्राइब टू दैट थ्योरी, बिकॉज आई सीन मतलब मैंने देखा है कि, और मैंने जो पढ़ा है उसमें मुझे समझ आया कि कश्मीरी पंडितों ने क्रिटिकल सर्विसेज प्रदान की हैं इन प्लेसेज ऑल्सो दैट आर नॉट नेसेसरली कश्मीर। बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कश्मीरी पंडित जो थे वो लद्दाख और गिलगित बल्तिस्तान जैसी जगहों पे भी होते थे। इनफैक्ट जब 1947-48 में जो सारा जो मतलब गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर जो सीज हुई थी, जिसमें बाय द वे लोकल बाल्तियों ने एक्चुअली जम्मू कश्मीर स्टेट का साथ देने की कोशिश की थी, बट दे गॉट ओवरवेल्म्ड इवेंचुअली। रिसेंटली एक बाल्ती मूल के आदमी लखनऊ में रहते हैं, उन्होंने एक पॉडकास्ट में बात करी थी अपने एंसेस्टर्स के बारे में, और वो गए भी थे 1980s में इट सीम्स। और बात करके आए थे उस जमाने में जो विटनेसेस जिंदा थे उस चीज के, सीज ऑफ गिलगिट बल्तिस्तान जो चली थी, जिसमें शेरजंग थापा जी 6 महीने तक हेल्ड ऑन टू द फोर्ट एंड इवेंचुअली हैड टू सकम। द लार्जेस्ट POW कैंप पोस्ट World War II वाज एक्चुअली ऑपरेटेड इन पाक ऑक्यूपाइड जम्मू। लोगों को ये बात पता नहीं है, एंड इट इज सो डिप्रेसिंग। और पाकिस्तान को आज भी कोई उसके लिए मतलब कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। खैर, कितने हजार थे? 4-5 हजार सैनिक थे। हाँ, क्योंकि जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री वाज अ वेरी स्मॉल फोर्स, दो इट वाज अ अवार्ड विनिंग गैलेंट्री फोर्स। World War I, World War II दोनों में अपनी छाप छोड़ी है JNK लाइट इन्फेंट्री। खैर, अब ये मुस्लिम के साथ कैसे व्यवहार हो रहा है। अब प्रताप सिंह के बारे में स्पेशली ये कहा जाता है, एंड आई एम नॉट गोइंग टू कोट माई सेल्फ, और मैं किसी रैंडम, अगर लोग जो जिस विंग से आरोप आ रहा है मैं उसी विंग की बात बताऊंगा। राधा कुमार है ना, हाँ, इन्होंने बोला हुआ है ऑन रिकॉर्ड, प्रताप सिंह जी अपने मुस्लिम सब्जेक्ट्स की तरफ इतने बेनेवलेंट थे कि अगर अजान आती थी ना, वो अपनी गाड़ी रोक लेते थे कि भाई पहले तुम नमाज अदा कर लो सड़कों पे, फिर मैं आगे बढ़ूँ। चलिए, ये इनका केस है। हरी सिंह, जस्टिस TS ठाकुर का नाम सुना है सबने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। ही इज ऑल्सो फ्रॉम जम्मू बाय द वे। हाँ हाँ। जस्टिस TS ठाकुर ने एक किस्सा बताया था, क्योंकि उनके फैमिली जो थी वो जम्मू दरबार के साथ भी इन्वॉल्व रही थी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उस जमाने में। जैसे मेहरचंद महाजन जी थे, एंड बाय द वे अरुण जेटली जी जम्मू के दामाद थे, फॉर दोज हु डोंट नो। वो जी आई थिंक PN डोगरा के ही मतलब उनकी फैमिली से लिंक्ड थे बाय मैरिटल लिंक्स। तो उन्होंने एक बात बताई थी कि एक किस्सा था, महाराजा हरी सिंह जा रहे थे गाड़ी में एंड एकदम से रास्ते में रुक गए क्योंकि बहुत सारी भेड़ें थी, मवेशी पशु। अब 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, वो इतना नंबर था कि वो हिल ही नहीं पा रहे थे, वो काफ़ी मतलब बकरवाल चल रहे थे साथ में। तो हरी सिंह जी ने बोला, अरे जाके पता तो करो क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उन्होंने कंसर्न से बोला,
तो उनके साथ जो 1-2 सिपाही थे, उनके जो पुलिस फोर्स वाले, वो चले। उन्होंने बोला हट भाई, जगह दे, गाड़ी निकलनी है। बोलता अरे भाई जाने तो दे गाड़ी को, और बहस छिड़ गई। तो जी सिपाही ने बंदूक निकाल दी धमकाने के लिए। और बकरवाल की स्टेटमेंट, जस्टिस टी.एस. ठाकुर को मैं कोट कर रहा हूँ, हिम्मत है तो गोली चला के दिखा, ये हरि सिंह का राज है, तेरे बाप का राज नहीं है। दैट वॉज द काइंड ऑफ ट्रस्ट महाराजा हरि सिंह हैड विद हिज सब्जेक्ट्स। मुसलमान पे अत्याचार है ना, तो बकरवाल मुसलमान नहीं है, गुज्जर मुसलमान नहीं है, पहाड़ी मुसलमान नहीं है। वो क्यों नहीं डोगरा के अगेंस्ट इतना वो बोलते हैं, मतलब उस तरह का विरुलेंट रेटरिक लाते हैं जो ये लोग लाते हैं। कोई पूछे ना कहां से आता वो रेटरिक, इसका मतलब एक ये बहुत पॉपुलर फ्रॉड भी फैलाया हुआ है कि 1947 में जेनोसाइड ऑफ मुस्लिम्स हुआ था। हाँ, ये बात आती है कि जब पार्टीशन हुआ और कश्मीर के भी ये अपने इंडिया में आ गया, तो एक जम्मू खासकर रीजन में जेनोसाइड हुआ था मुस्लिम्स का, और उसको यूज करके ये बोला जाता है कि ये जो बाद में कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, ये तो पुराना जो 1947 आपके 1947 कश्मीर वर्जन्स ऑफ हिस्ट्री करके एक किताब है। लेफ्ट विंग ऑथर ही बोल रहा हूँ मैं, राइट भी नहीं बोल रहा हूँ। पी.एन. झा, वेरी फेमस जर्नलिस्ट, जिसका नाम शायद तकरीबन सबने सुना है। ही इज पुट इट ऑन रिकॉर्ड 3 थिंग्स particularly. The British resident of the time had specifically remarked how well law and order had been controlled in Jammu and Kashmir despite the partition flames being everywhere. And even partition के वजह से जो सियालकोट वाली बेल्ट से लोग जम्मू में आए थे, पहले वो मीरपुर और पुंछ, कोटली आए, फिर वहां से और आगे आए। इनफैक्ट आई हैव डिस्टेंट रिलेटिव्स हु आर एक्चुअली पार्ट ऑफ दैट 1947 के रेफ्यूजीज उस जमाने के, क्योंकि वो जो सियालकोट वाला रीजन है वो टेक्निकली डोगरी रीजन ही था, वो सारा वो डोगरा रीजन ही था, कल्चरली वो डोगरा ही था इन एवरी सेंस। वो आज वहाँ पे सब उसको पंजाब पंजाब बोलते हैं, वो एक्चुअली डोगरा बेल्ट ही है टेक्निकली। अच्छा, दूसरी बात, पाकिस्तान वॉज कॉन्स्टेंटली आर्मिंग दी आर्मी इरेगुलर्स, स्पेशली जो गुज्जर मुसलमान थे और जो अपना कन्वर्ट जो मुस्लिम राजपूत जिन्हें बोलते हैं, उस बेल्ट के मीरपुर और जो बॉर्डर पे मोर देन 2 ओकेजन्स। आजाद कश्मीर वाला जो आज आजाद जम्मू बोलना चाहिए, आजाद कश्मीर, कश्मीर का एक रत्ती इनके पास नहीं है एक्सेप्ट फॉर मुजफ्फराबाद। हाँ। वो भी बेसिकली वाज अ डोगरा डोमिनेंट सिटी फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। सो ये जो बेल्ट थी बॉर्डर रीजन में, जे.एन.के लाइट इन्फेंट्री के लोगों ने, पुलिस, जे.एन.के पुलिस ने कम से कम 2 ओकेजन्स पे फॉरेन मतलब वेपन्स सीज किए थे विच आर टू एडवांस टू बी ओन्ड बाय दीज पीपल बॉर्डर एरियाज में। और उनको समझ आ गया था कि पाकिस्तान में कॉन्स्टेंटली आर्मिंग देम, कि किसी तरह वो इंस्टिगेट करे। उनको ये नहीं पता था कि वो इरेगुलर्स वाला जो अटैक हो, कबायली अटैक के नाम पे जो आर्मी रेगुलर्स आके करेंगे, लेड बाय जनरल अकबर खान, बट ये किया गया। तो ये जो सो कॉल्ड आजाद कश्मीर वाला जो जम्मू से सटा हुआ जो इलाका है, ये सारा का सारा हिंदू मेजोरिटी था? ये सब मुस्लिम मेजोरिटी था, मुस्लिम मेजोरिटी था। They had significant Hindu populations, especially in the towns. ये 1947 की बात है। 47 की बात है। इनफैक्ट जो मीरपुर का जो मैसेकर है, एंड इट इज सो सैड कि उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती। आप जम्मू मैसेकर ये वेद भसीन जैसे लोगों ने जो गर्क मचाया है, अनफॉर्चुनेटली, सॉरी फॉर द स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज, बट जो एक गर्क मचाया हुआ इन्होंने, ये मीरपुर के मैसेकर के बारे में क्यों नहीं बोले थे? वहां पे क्या हुआ था? मीरपुर में जिस तरह हिंदुओं को भागना पड़ा रातों रात, जिस तरह कितनी हिंदू औरतों के साथ बलात्कार किया गया, उनको सेक्स स्लेव्स की तरह ट्रीट किया गया, फोर्सिबली कन्वर्ट किया कितने सिखों को और हिंदुओं को, एटलीस्ट 10,000 वर सपोज्ड टू हैव बीन किल्ड इन मीरपुर टाउन अलोन। कोटली, पुंछ और मुजफ्फराबाद की तो मैं बात भी नहीं कर रहा। देयर आर टेस्टिमनीज पीपल हैव पुट ऑन यूट्यूब अबाउट हाउ दे बेयरली सर्वाइव। और वो सारे जो जम्मू के लोग हैं, अनफॉर्चुनेटली उनसे आधे से ज्यादा जो है जम्मू में रहते भी नहीं है, देर ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया। आपको देहरादून में मिलेंगे, आपको ये पंजाब में मिलेंगे, आपको दिल्ली में मिलेंगे पुराने, आपको वेस्टर्न यूपी में मिलेंगे ऐसे लोग, बट देयर आइडेंटिटी इज एक्चुअली ऑफ जम्मू। अब ये आपने जो ये एरिया शारदा पीठ जो है, शारदा पीठ इज पीओके में चला जाता है। दैट इज द वन स्मॉल बिट ऑफ कश्मीर दैट दीज पीपल होल्ड। अदरवाइज ये पूरी बेल्ट है, ये सब जम्मू है, कल्चरली जम्मू। मानकोट वहाँ है, जिसको रामकोट से मानकोट नाम हुआ था। पुंछ का इतना बड़ा हिस्सा वहाँ पर है, रजौरी का इतना बड़ा हिस्सा वहाँ पर है, एंड गिलगिट बल्तिस्तान बेसिकली। कश्मीर तो इनके हाथ था ही नहीं।
एंड व्हाई डिड दैट हैपन, कोई ये बताता नहीं ना। 1948 में बलराज मधोक ने बोला, आई वेंट एंड टॉक टू द आर्मी सोल्जर्स, जो कमांडिंग सोल्जर्स थे, व्हेन द ट्रूस वाज कॉल्ड इन द इंडिया पाक वॉर, एंड द आर्मी सोल्जर्स फ्रस्ट्रेटेडली टोल्ड मी, गो एंड आस्क जवाहरलाल नेहरू व्हाई वी हैव कॉल्ड फॉर दिस ट्रूस। क्योंकि इन एरियाज में शेख अब्दुल्ला की कोई पॉपुलैरिटी नहीं थी। कश्मीर के बियॉन्ड शेख अब्दुल्ला नील बटे सन्नाटा था एज ए लीडर। तो ये जो पूरा आजाद कश्मीर तो पूरा आजाद किया ही जा सकता था 47 में। तो वही तो पॉइंट था, वो क्यों ट्रूस बुलाई गई? व्हाई वाज द यूएन मीडिएशन कॉल्ड इन दैट केस? अच्छा, यूएन मीडिएशन भी अपने में बड़ी मजेदार चीज है। पाकिस्तानी चीख चीख के थक गए, यूएन मीडिएशन, रेफरेंडम रेफरेंडम रेफरेंडम। ओ खुदा के वास्ते यार, खोल के तो देख लो डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है पहले। और हमारे वाले भी उतने ही दिमाग से पैदल, वो खोल के बात ही नहीं कर सकते उस डॉक्यूमेंट से। और डॉक्यूमेंट में सबसे पहली बात तो ये लिखे, पाकिस्तान इज द एग्रेसर इन दिस केस। वो तुमसे बोला नहीं जाता है, उसका तो कोई वजूद ही नहीं। था, वजूद पेपर नहीं है। है। व्हाट आई मीन टू से इज कि उसमें कंडीशन क्या दी है वो तो बताओ ना। कंडीशन ये थी कि पहले पाकिस्तान विल विकेट ऑल द एरिया, देन इंडिया विल ऑक्यूपाई द इंटायर एरिया, फिर जब कंडीशन कोट एंड कोट सूटेबल माने जाएंगे तब रेफरेंडम होगा। वो आज तक सूटेबल हुए हैं? आज आप देख लो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू से लोग कैसे चीख रहे हैं, हमको इंडिया में वापस ले लो। आज गोली मारी है ना। हाँ, नहीं वो तो गिलगिट में मारी है ना, जम्मू में तो रोज ही तमाशा चला रहता है। मुजफ्फराबाद में कितने धरने होते हैं, भिम्बर में देख लीजिए आप जम्मू जम्मू बोलते हो ना, उसे मेरे को असली जम्मू की बात वो लगती है कि वहां पे क्या हो रहा है एकदम से। हाँ एग्जैक्टली। आप तो उसको भी जम्मू बोल रहे हो, आजाद मैं तो कश्मीर। उसको जम्मू मानता हूँ। हाँ। It is not Kashmir. For heaven's sake, people should stop calling it Kashmir. They should actually call it properly. It's Pakistan occupied Jammu. Period. उसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कह के तो पहली बात तुम ज्योग्राफिकली मिस्टेक कर रहे हैं। बिल्कुल। दूसरा, हम उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को डिनाई कर देते हैं फिर, क्योंकि कश्मीर तो 99% हमारे पास है ऑलरेडी। असल प्रॉब्लम तो जम्मू की थी शुरू से। जो कबायली रेडर्स ने भी सक्सेस पाई थी वो मेनली जम्मू में पाई थी, कश्मीर में तो पाई नहीं थी। ये वही लोग थे who were also part of the JNK लाइट इन्फेंट्री जिन्होंने रिबेल किए। नहीं, हमारे लोग ना ये सोचते हैं कि ये जो आजाद कश्मीर है ना, जो छोटा एरिया है, उसको ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। जो सबसे ज्यादा फोकस होता है वो गिलगित बल्तिस्तान पे होता exactly. है, जो सबसे बड़ा ऊपर का मुकुट है। हाँ, और गिलगिट बल्तिस्तान का भी कैसे बेसिकली बिट्रेयल जो था। अब ये देखिए, महाराजा प्रताप सिंह पे आते हैं। महाराजा प्रताप सिंह वॉज द विक्टिम ऑफ द ग्रेट गेम इन एवरी सेंस, एंड आई हैव रिटन दिस। क्यों? बिकॉज जो ग्रेट गेम में दे रियलाइज दैट जम्मू कश्मीर इज द प्लेस विच कैन सर्व एज द बफर फॉर अस इन एवरी सेंस। तो जम्मू कश्मीर के लिए क्या करते हैं? दे हैच अ कॉन्स्पिरेसी जहां पे वो दिखाते हैं कि रशिया से इन्वेजन के लिए महाराजा प्रताप सिंह हेल्प मांग रहे हैं वाया लेटर्स, फेक लेटर्स। ये 19वीं सदी की ही बात है। अर्ली 20th सेंचुरी, लेट 19th सेंचुरी समझिए। प्रताप सिंह बोलते हैं, अबे भाई एक बात बताओ, डोगरी में लेटर क्यों लिखूंगा मैं रशियन को? फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट? वहां पे कोई डोगरी पढ़ने वाला भी नहीं होगा। अच्छा क्वेश्चन था ना उनका, प्रोपेगेंडा। एग्जैक्टली। उन्होंने उससे क्या किया? दे डिसइनफ्रेंचाइज्ड प्रताप सिंह, मेड हिम अ टिट्युलर हेड, बेसिकली गवर्निंग काउंसिल बिठाया। और वो गवर्निंग काउंसिल सारी डिसीजन लेता था, ये तो बस ऐसी फरलो मारते थे फिर पूरा दिन, इनकी कोई पूछ नहीं थी। दिस इज हाउ प्रताप सिंह वाज बेसिकली अनसेरेमोनियसली रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस। ये कहीं ना कहीं एक तरीके से कांटा था। हाँ। जो इतना बड़ा था। Exactly. जो गुलाब सिंह के और रणवीर तो... सिंह के साथ नहीं कर पाए, वो प्रताप सिंह के साथ कर दिया। हाँ। अच्छा, वन ऑफ द फर्स्ट डिसीजंस दैट डिड एज दैट गवर्निंग काउंसिल जो अंग्रेजों ने करवाया, गिलगिट बल्तिस्तान को लीज पे दे दिया अंग्रेजों को। गिलगिट स्काउट्स क्रिएट किए उन्होंने, और उस बेसिकली उसकी एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने आई थिंक तकरीबन 30-40 ईयर्स की लीज पे ले ली। हाँ। तो बेसिकली अंग्रेजों के हाथ में चला गया था वो एरिया सारा। अच्छा। तो इफेक्टिवली द रूल वाज ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू जम्मू, लद्दाख एंड कश्मीर। ठीक है। ये एरिया बाय द वे क्यों क्रिटिकल बनता है? क्योंकि 1947 में जो अंग्रेज जनरल था वहां पे, आई थिंक वो स्कॉट ब्राउन था, क्या नाम था उसका, ही एक्चुअली बिट्रेज महाराजा हरि सिंह एंड ही गेट्स द पाकिस्तानी रेडर्स टू कम एंड विन ओवर गिलगिट। बल्तिस्तान में लड़ाई चली 6 महीने, गिलगिट तो इमीडिएटली कोलैप्स कर गया था। जितने हिंदू सोल्जर्स थे
उन सबको रातों रात गले काट के मार दिया गया था उस एरिया में, और पाकिस्तानी रेडर्स वर वेलकम इनटू गिलगिट। उस आदमी को पाकिस्तान का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड भी शायद मिला हुआ है। ये जो एरिया था गिलगित बाल्टिस्तान वाला, यहाँ की जो ओरिजिनल डेमोग्राफी थी जिन लोगों की और आज जो डेमोग्राफी है वो बिल्कुल अलग है या यस, इट हैज चेंज सिग्निफिकेंटली इन फैक्ट। क्योंकि जो गिलगिट बल्ती लोग थे वो ओरिजिनली ज्यादातर जो थे टिबेटन स्टॉक के, मंगोल स्टॉक के। अच्छा। एंड दो they had Shia Islam predominantly being followed, इस्माइली फेथ के भी और शिया के सबसेक्ट्स जैसे बोलूँगा मैं, बट उनमें कई ऐसे भी थे जैसे कलाश का नाम आपने शायद सुना होगा, जो बोलते हैं कि यूरोपियन। फिर दर्दी बाल्टी लोग थे who were actually considered the original ethnic Aryans by a lot of people, और इनफैक्ट देयर हैव बीन स्टोरीज जो आपने तुर्तुक जैसे विलेज जो इंडिया के हाथ 1971 के बाद आए थे, तो there have been enough cases that the army men in those areas will tell you of German women even today coming to get pure quote unquote Aryan blood into their wombs. तो उस तरह की, बट इट वाज एसेंशियली, अच्छा उनकी जो बोली थी वो प्योरली टिबेटन ओरिजिन की है। इट इज क्लोजर टू भोटी एंड उनकी स्क्रिप्ट भी एक्चुअली वो टिबेटन स्क्रिप्ट जो वो सिद्धम स्क्रिप्ट जो यूज करते हैं वो यूज होती थी। तो यहाँ पे किसको भरा गया इस इलाके में? तो इसमें पठानों को भरा गया पहले, और फिर जो जम्मू वाला एरिया था वहां पे पंजाबियों को भरा गया। हाँ, उधर तो पंजाबी डोमिनेट हो गया। हाँ। इनफैक्ट वो आधे लोग आज अपने आप को मीरपुरी कह के घूम रहे हैं। हाँ। उनमें से 90% पंजाब के बसाए हुए लोग हैं 1947 के बाद। सो दे आर नॉट इवन एथनिक जम्मू वाले लोग। एक दो जो आपको ऑनलाइन दिखते हैं तो जो आपको पता चलते हैं, जैसे राजा सजाद अली, आई फॉरगेट हिज नेम, जो काफ़ी प्रोमिनेंट एक्टिविस्ट हैं, उनके जो लंदन में रहता है, राजा गुलाम अली, आई थिंक दैट्स हिज नेम। एंड ऐसे लोग हैं तो वो आपको समझ आता है क्योंकि वो लोग बोल सकते हैं डोगरी आज भी। वो तो डोगरी को तो खैर बहुत लोगों ने पंजाबी का डायलेक्ट बोला हुआ है जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल पॉइंट है। मैं पिछली बार जब जम्मू गया था तो वहाँ पे एक तो गाने सारे पंजाबी चलते रहते हैं, अब तो हरियाणवी भी चलने लगे म्यूजिक से। अरे भाई हरियाणा का तो म्यूजिक सीन इतना गजब कत्ल एकदम सेम है ना, और काफी सिमिलरिटी लगती है लाइक इन द टोन। और उसके थोड़ा आपने बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन किया, उसके पीछे एक रीजन है जो हिस्टोरिकल नेचर का है। हाँ। क्योंकि ये जो सारा जो कल्चरल एरिया है ना, आपने मद्र देश का नाम सुना है? जो चाणक्य, जो महाभारत के टाइम पे मद्र, जहाँ से मादरी आती है, हाँ। वो ये सियालकोट वाला एरिया था। अच्छा। ये पंजाब और जम्मू दोनों में फैलता था कल्चरली, तो वो सांस्कृतिक विरासत की सिमिलैरिटी इज नॉट सरप्राइजिंग इन दैट सेंस। द लैंग्वेजेस आर म्यूचुअली इंटेलिजिबल, आई पुट इट दैट वे। थोड़ा पहाड़ी एक्सेंट, हाँ, वो आपका वो हिमाचल में भी है, वही वो आपस में म्यूचुअल इंटेलिजिबिलिटी पूरे एरिया की है। कल्चरली डिफरेंट इसलिए दो कारण से होता है, वन ऑफ कोर्स द हिंदू पॉपुलेशन बीइंग देयर, सेकंड आई थिंक इट्स आल्सो गॉट टू डू विद द फैक्ट दैट देयर हैव बीन gradual, I would say, assimilations over the centuries in terms of the layers that have come in. जो जम्मू में कम है और पंजाब में ज़्यादा रहेंगे। अब एग्जांपल के तौर पे जो जम्मू के जो पंजाब के जो हिल रीजन्स है ना, वो लोग आज भी जम्मू के उसमें उनमें होता है, रिश्तेदारी रहती है। इवन हिमाचल के, जैसे हमने वेस्टर्न हिमाचल की बात करी थी, जो लोअर हिमाचल जैसे बोलते हैं, यू सी दैट हैपनिंग। एक टाइम ऐसा था जब ये प्रिंसली स्टेट्स जो यहाँ पे होती थी, उनमें कांगड़ा के पतन के बाद जितने इस एरिया के राजपूत थे, वो जम्मू की रॉयल जो राजपूत कस्टम्स थे उनको करेक्ट मान के उसको फॉलो करते थे। वो बेसिकली वो उनका गोल्ड स्टैंडर्ड हो गया था कल्चरली। वो शायद पावर में इतने, और जम्मू वाज एक्चुअली द लार्जेस्ट बाय द वे इफ यू थिंक ऑफ इट। टिल जम्मू, बिफोर जम्मू कश्मीर, देयर वर ओनली 2 लार्ज स्टेट्स इन दिस एंटायर रीजन, कांगड़ा एंड जम्मू। कांगड़ा खत्म, उसके बाद ये, तो ये हुआ है, ये हिस्टोरिकली बहुत लोगों ने डॉक्यूमेंट डिस्कशन भी की है। सो खैर, ये जम्मू के जो आपके जो ये एरिया में आप घुसते हैं, आप कल्चरली देखें तो आपको हिमाचल की झलक दिखती है, आपको पंजाब की भी झलक दिखती है स्पेशली। और जैसे आपने देवी भूमि कहा था, तो वो तो है ही, जम्मू भी प्रीटी मच देवी भूमि है ही। जम्मू में वैष्णो देवी का तो महिमा सब जानते हैं।
वैष्णो देवी का श्राइन जो है कम से कम 10वीं सदी से, एंड वैष्णो देवी इज द कुल देवी ऑफ द रॉयल फैमिली ऑफ जम्मू आज भी। जम्मू के राजाओं ने बाहू फोर्ट जो बनवाया था तवी के दूसरी तरफ, तो उसमें जो उन्होंने काली का मंदिर बनवाया था जिसे हम बावे वाली माता बोलते हैं वहाँ पे। अच्छा। तो जैसे हिमाचल में छेलू कटता है, जैसे बोलते हैं वो ऑफर किया हुआ जो बकरा होता है, अगर माता ने स्वीकारा तो वो कटता है, वरना माफिया मांग के फिर करा जाता है मान्यता अनुसार। पहले वहाँ भी होता था, वो बंद करा दिया गया। अच्छा। ड्यूरिंग द सो कॉल्ड सेक्युलर स्टेट्स रूल इन जम्मू एंड कश्मीर, विच कोट एंड कोट मीन शेख अब्दुल्ला खैर। अच्छा, बट ये ऐसे कल्चर जो हैं, वहाँ पे धाम का कल्चर वहाँ भी है, उसको ताम बोलते हैं वो लोग, क्योंकि वहाँ पे ध और ये हैवी साउंड्स जैसे हिमाचल की तरह आपको नहीं सुनने को मिलेंगे। तो जम्मू में तो इनफैक्ट वो एक बार गौरव वारिया जी कहीं पे मजाक में बोले थे, जम्मू के लोग तो ज भी नहीं बोल सकते, यम्मू ही करते रहते सारे। वो है वो मतलब इन द सेंस ही वाज जस्ट सेइंग स्वीटली कि मतलब इतने स्वीट लोग हैं, इतने मतलब प्यार से बात करने वाले लोग हैं, उनको लाउड बातें पसंद नहीं आती हैं। तो दैट वे द कल्चर इज लिटरली, आप जैसे पहाड़ के एक्सटेंशन में चल रहे हो। अभी हमारी जब बातचीत हुई थी तो कई लोगों ने मेरे को भी बोला कि सर आपने तो बड़ी अच्छी बात बोली, मैं ऊना से हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड जम्मू की है, हमारे तो जब बोलते हैं तो हमारे को तो लगता ही नहीं हमारे कोई फर्क है बोलने में। तो दैट काइंड ऑफ थिंग इज क्लियर, कल्चरली सेम है वो। इनफैक्ट चंबा करके किंगडम भी था ना, चंबा वाज एक्चुअली जम्मू ने भी कंट्रोल फ्यूडेटरी कंट्रोल किया है। इनफैक्ट जम्मू का पहला रेफरेंस चंबा की कॉपर प्लेट्स में आता है। ये कॉपर प्लेट्स में एक जगह का नाम आता है बब्बापोर करके। और बब्बापोर कौन सी जगह है? वो बब्बापोर है आज के उधमपुर में। अच्छा। एक जगह जिसका नाम भाभोर है आज की डेट में। इट हैज बीन आइडेंटिफाइड विद दैट। सो एक्चुअली आपकी एक कल्चरल कंटिन्यूटी आप देखिए कितनी कॉमन है कि ही वाज बेसिकली अ फ्यूडेटरी ऑफ द शाहीज ऑफ अफगानिस्तान, बट ही हैड डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद चंबा आल्सो गोइंग, और उसका रेफरेंस वहां पे आता है। वहां पे इसमें जैसे जो 100 साल का जो राज था डोगरा फैमिली और उस पूरी डायनेस्टी का, उसके बाद लगभग 100 साल ही हो जाएंगे जिस तरीके से चल रही है। जिस तरह चल रहा है 75 तो हो गए हैं। 75 की क्या मतलब, एक 100 साल तक आपने राज किया हो जहाँ पे, और उसके बाद फिर आपको ट्रीट किया जाए एज ए सेकेंड क्लास सिटीजन्स, और एक उम्मीद तो जागी 2019 में भी। एग्जैक्टली। तो मैं मतलब उस पे आना चाहता हूँ कि 75 साल में जो हुआ है कि साइकोलॉजी पे जम्मू में कितना इम्पैक्ट पड़ा है लोगों को। देखिए, यू हैव टू गो बैक टू 1947 इटसेल्फ, एंड किन सर्कमस्टांसेस में बेसिकली मर्जर विलय भी हुआ था। जम्मू के लोगों ने एक बहुत अच्छी बात एकेडमिक्स इंटेलेक्चुअल ने आज भी रखी हमेशा, और आज भी वो वैलिड है। पहली बात तो देयर वाज नो स्पेशल प्रोविजन गिवन इन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो व्हाई वाज जम्मू ट्रीटेड एज ए सेपरेट केस ऑल टुगेदर? अब एग्जांपल के तौर पे मैं इसीलिए आज किताबें लाया हूँ। आई लाइक टू रीड व्हाट राधा कुमार सेड एंड देन आई रीड समथिंग एल्स, जो जम्मू प्रजा परिषद की अपनी प्रेस रिलीज है। सो एंड आई एम कोटिंग राधा कुमार हियर। आर्टिकल 370 वाज अमेंडेड इन 1953 टू इनकॉर्पोरेट द चेंजेस मेड बाय द दिल्ली एग्रीमेंट, जिसमें नेहरू और शेख अब्दुल्ला ने काफ़ी मतलब बेसिकली रायता फैलाया फॉर वांट ऑफ बेटर टर्मिनोलॉजी। द प्रजा परिषद रिस्पॉन्डेड विद एन एजिटेशन इन जम्मू अंडर द स्लोगन कोट, एक विधान एक प्रधान एक निशान अनकोट. The demand was based on how other princely states had been handled post-independence. After their leaders had acceded to India, Patel negotiated their merger into the Indian Union. Merger bound the princely states to follow the Indian constitution. Accession did not. Failing merger of Jammu and Kashmir into the Indian Union, the Parishad threatened it would seek separation of Jammu and Kashmir. ये राधा कुमार की स्टेटमेंट है. पहले ये भी बता दीजिए लोगों को कौन है राधा कुमार. For those who don't know, राधा कुमार was part of that 2010 delegation जो यूपीए गवर्नमेंट ने सेटअप करी थी आफ्टर अ वेरी वेरी टर्बुलेंट समर ऑफ स्टोन पेल्टिंग इन कश्मीर, जिसमें बहुत लोग इंजर हुए थे, जिसमें बहुत बातें बनी थी कि लोग अंधे भी हुए हैं, ये पहली बारी गोलियां चली हैं, लोगों को चोटें लगी हैं. रबर बुलेट वाला तो खैर बाद में आया था, वो जो जिसकी वो पैलेस्टाइन की फुटेज पास ऑफ करे जाते कश्मीर के लिए, वो अलग स्टोरी है. बट तो 3 इंटरलोक्यूटर्स बिठाए गए थे. द हेड वॉज अ मैन कॉल्ड दिलीप पटगांवकर, who was then the chief editor-in-chief or senior editor, I think, of Times of India. The other person was Radha Kumar, author, activist, analyst करके. And Radha Kumar ने, and this committee by the way had said कि हमें pre-1953 status return करना चाहिए जम्मू कश्मीर को.
ये इन्होंने कहा कि अपनी रिपोर्ट में हाँ कि क्या कश्मीर प्रॉब्लम का क्या परमानेंट सोल्यूशन है। अच्छा, ये राधा कुमार। नाउ लेट मी रीड टू यू। बाय द वे, कभी कभी मेरे को बीजेपी वालों को बड़ी खुशी होती है देख के कि उन्होंने ये सब आर्काइव किया हुआ है, बिकॉज थैंक गॉड फॉर दैट, अदरवाइज तो सच्ची में हिस्ट्री डूब जाती है। नाउ दिस इज प्रजा परिषद स्टैंड एक्सप्लेन्ड। दिस इज फ्रॉम द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। पहले ये भी बता दो हाँ, प्रजा परिषद बताना बहुत जरूरी है। तो जब 1950s में 1949 में ही जब पता चल गया कि शेख अब्दुल्ला बन रहे हैं, देयर वॉज डिसकंटेंट इन जम्मू फॉर 2 reasons. One, Sheikh Abdullah had always taken an anti-Jammu, anti-Hindu stand for a very long time, an anti-Dogra rule stand. Second, जब वो मर्जर में उनका एक्चुअली कोई रोल था भी नहीं, कॉन्ट्ररी टू व्हाट पीपल वांटेड टू बिलीव, एक्सेशन में भारत के। इनफैक्ट जब ये अटैक हुआ था और जब महाराजा ने अपना वो भेजा था मैसेज जम्मू में आके, शेख अब्दुल्ला वाज नॉट इवन इन जम्मू एंड कश्मीर। कहाँ थे वो दिल्ली में बैठे हुए थे। अच्छा, तो उन्होंने ऐसा क्या किया जो उनकी वजह से वो मर्जर हुआ है? कोई मेरे को ये बता दे आज की डेट में, डिस्पाइट ऑल द रेटरिक दैट इज पुट अबाउट। चलिए, वो अलग कहानी है अपने में। फिर ये बाय द वे, ये बात साबित किसने बताई है कि ये सैम मानेकशॉ ने ऑन रिकॉर्ड बोली हुई है। अब जनरल सैम मानेकशॉ भी झूठे हैं तो बोल दो। फिर ये प्रजा परिषद कहाँ से आई? प्रजा परिषद इसलिए आने लगी बिकॉज दे रियलाइज्ड 2 things. ये है क्या मामला? जम्मू प्रजा परिषद जो थी was basically a body that was set up in जम्मू, और इनका प्रॉब्लम ये था कि जिस कंडीशंस में नेगोशिएशंस हो रही थी JNK को इंडिया का हिस्सा बनाने की इन अ फॉर्मल सेंस, और उसका क्या स्टेटस होगा, दे वर कंप्लीटली अनसैटिस्फाइड विद दैट स्टेट ऑफ अफेयर्स। उसमें 3 प्रॉब्लम्स प्राइमरली थी। 1, जम्मू की कंप्लीट डिसएनफ्रेंचाइजमेंट कर दी गई थी। इनफैक्ट जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन रही थी, जिसकी ये बात कर रही थी राधा कुमार, जम्मू प्रजा परिषद के जितने नॉमिनीज थे इलेक्शन के लिए, सबकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई थी ऑन वन फ्लिम्जी ग्राउंड और द अदर, एक्सेप्ट फॉर 2। सबसे पहले दूसरे कौन कौन थे? द हेड ऑफ द पर्सन हु वाज अपॉइंटेड, पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी। तो वो तो बहुत ही सीनियर, अपने उसी टाइम काफ़ी एज हो गई थी उनकी, बट ही अग्रीड टू लीड द एजिटेशन बिकॉज ही रियलाइज कि हमको बराबर हक नहीं देने को तैयार है आदमी, एंड दैट हैज बीन द परपेचुअल एंग्स्ट ऑफ जम्मू, कि कश्मीर को इतनी प्राइमेसी दी है कि जम्मू जो आपके लिए बुलवॉक है, लिटरली जो आपकी एक्चुअल डिफेंस लाइन है, आप उसके लिए कुछ करने को तैयार नहीं है आज भी। और ये राधा कुमार कह रही हैं कि ये प्रजा परिषद 1953 से पहले की जो स्टेटस को है उसको रीइंस्टेट करने के लिए कह रहे थे। वो बोल रहे थे कि आप हमें, हाँ मतलब बेसिकली डोगरा रूल होना चाहिए, या फिर वो इंडियन मर्जर जो है वो इस लाइंस पे नहीं होना चाहिए जो ये चाह रहे हैं दिल्ली एग्रीमेंट के अंदर। अब ये बताइए, अब ये लाइन सुनिए, ये उनके खुद के रेजोल्यूशन में से 1951 8 अक्टूबर, मेमोरेंडम अबाउट द प्रजा परिषद स्टैंड, रेजोल्यूशन पास्ड बाय ऑल जम्मू एंड कश्मीर प्रजा परिषद, बाय द वे, जिसमें कश्मीरी पंडित भी इन्वॉल्व थे, इसमें मुसलमान भी इन्वॉल्व थे, बकरवाल, गुज्जर, जम्मू के एथनिक मुसलमान, सिख भी इन्वॉल्व थे। इनफैक्ट ये हाल कर दिया था कि सिखों के तो मतलब डंडे मार रहे थे शेख अब्दुल्ला की सरकार, उनके गुरुद्वारे की मूवमेंट को लेके वहां पे लोकल। एंड इसमें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई थी अक्टूबर 6 को, रेजोल्यूशन 8 को आया। इस रेजोल्यूशन का पॉइंट 1, that the statement issued by our president Pandit Premnath Dogra, wherein it has been stated in unambiguous terms that the Parishad stands for the complete and unconditional accession of J&K state to Indian constitution in its entirety, is fully supported and endorsed by the PP as being a true reflection of the mind of Jammu people. ये कहाँ से बोल रहे हैं अलग स्टेट बनने? ये तो ये भी बोला जाता है, जो पॉपुलर हिस्ट्री फिक्शन है उसमें ये भी बोला जाता है कि खुद हरि सिंह, राजा हरि सिंह भी नहीं चाहते थे कि भारत में मिलना, वो तो इन्होंने अटैक कर दिया पाकिस्तान ने, इसलिए वो मिल गए। एंड इस पे 3 पॉइंट्स में बताऊंगा आपको कि कितनी बड़ी मिथ्या है। 1930-31 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसमें प्रिंसली स्टेट्स भी आते हैं। महाराजा हरि सिंह की स्पीच ऑन रिकॉर्ड है, वी सी आर फ्यूचर इन द यूनियन ऑफ इंडिया, independent India. He was categorically clear about it on 2 occasions.
इसीलिए वो बहुत पेन पॉइंट था आदमी के लिए, अंग्रेज़ों के लिए। तो ये मिथ तो तब फैलाना शुरू कर दिया, हॉट हेडेड है, ये है, वो है, इरेशनल आदमी है। अच्छा, 1947 के बाद जब स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट आता है, Radha Rajan has written a book on dilemma of accession, where she actually managed to pull out, through her archival research, on a memo written by the Prime Minister of Maharaja Hari Singh, Pandit Ramchandra Kaka, जो कश्मीरी पंडित थे कोइंसिडेंटली। उस मेमो में सीधी सीधी एक बात बोली गई थी, वी आर नॉट अगेंस्ट द मर्जर, द टर्म्स दैट इज बीइंग प्रपोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज आवर प्रॉब्लम। एंड यू हैव टू रियलाइज उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंटरलोक्यूटर कौन थे जम्मू कश्मीर के लिए? पंडित जवाहरलाल नेहरू, हु वाज इंसिस्टेंट कि जब तक शेख अब्दुल्ला को फ्री करके प्राइम मिनिस्टर बना के नहीं आगे पेश किया जाएगा, वी विल नॉट एक्सेप्ट द एक्सेशन। सो जब ये मिथ्या फैलाई जाती है, आप ये देखिए। अच्छा, इवन आफ्टरवर्ड्स जब ये प्रजा परिषद की प्रॉब्लम चल रही थी, बाय द वे महाराजा हरि सिंह हैड बीन एक्साइल्ड फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। उनके बेटे करण सिंह जी को सदर रियासत बनाया गया शेख अब्दुल्ला के कहने पे, एंड ही वाज लिविंग इन बॉम्बे। ही एक्चुअली केप्ट हार्पिंग दैट द टर्म्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जिसको नहीं जानना है वो पढ़ सकता है किताब। इसमें से एक कोट करता हूँ आपको बात, एंड दिस इज एक्चुअली फ्रॉम वन ऑफ द राइटिंग्स ऑफ लेटर्स गिवन टू दैट। अपने कैरेक्टर का कैसे डिफेंस कर रहे हैं। आई हैड डन दैट टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, मच मोर देन मोस्ट ऑफ द प्रिंसेस हैव डन इन द ब्रिटिश इंडियन स्टेट्स। Yes, there have been times when I have gone abroad. The racing and the polo seasons have taken me to Bombay and wherever my fancy had taken me. But when it was that, I did not have an efficient system of governance under the capable hands of my prime ministers and ministers. One of my prime ministers is today occupying a position of greater responsibility in building a new India. Quote unquote, this is about Sheikh Abdullah being made as prime minister. I had never needed to travel in my land incognito to find out what people thought of me and my justice. जो मैंने कहानी सुनाई थी ना आपको. I was known to be a hard taskmaster and dereliction of duty was never allowed to go unpunished. That is why when I am accused by those who swear by the people of despotic and autocratic rule, it hurts. What motivates these people to make such unfounded and mean attacks? दर्द देख रहे हैं? अच्छा, 1952 August from Pune. Letter. I am making a direct approach to you in the matter of the affairs of the state of Jammu and Kashmir and its ruler, as the situation has become acute owing to the rapid developments that are taking place. अच्छा, इसमें जो लेटर में पर्टिकुलरली है, आपको मैं पैराग्राफ बताता हूँ क्या। और ये 1931 में कैसे ड्रामा किया शुरू हुआ था। It is not unknown that trouble started in the state in 1931 and what has on occasions been described by the so-called national leaders of the state, quote unquote, referring to Sheikh Abdullah and his Kashmiri party basically, as the quote unquote freedom movement, which was engineered by elements outside the state under the instigation of the British. The movement is in the beginning was a religious movement with slogans like "Down with Hindu Raj" and "Islam in danger." The leaders of the movement were the men who now figure as ministers and administrators in Azad Kashmir under Pakistan, such as Chaudhry Ghulam Abbas and Maulvi Yusuf Shah, among others. To gain sympathy and cooperation from those fighting for freedom from the British yoke, the Muslims who were running this movement gave it the name of National Conference. तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का ओरिजिन यहाँ से आता है. There was a party called Muslim Conference, मौलवी यूसुफ शाह के साथ. ये आदमी तो जो शेख अब्दुल्ला था, इसको शेख का नाम इसीलिए मिला था ना कि कुरान पढ़ता था. He used to actually quote ayats from the Quran in rallies to rouse Muslim sentiment. But then he realized कि भैया मेरा तो काम चल नहीं रहा, सिर्फ मुस्लिम वोट से होने नहीं वाला है, तो इसलिए मेरे को नेशनल कॉन्फ्रेंस बनना पड़ा. And he got a lot of left leaning Kashmiris. नया कश्मीर का जो डॉक्यूमेंट जिसकी बहुत बात होती है, it is actually a communist manifesto in every sense. Because it was prepared by communists who were basically led by who were predominantly Kashmiri Pandits. इसलिए जो लाल झंडा है ना JNK नेशनल कॉन्फ्रेंस का, एक्चुअली उसका इन्फ्लुएंस है. इवन जो लाल चौक जिसे बोलते हैं,
इट इज नॉट लाल बिकॉज वो पेंटेड लाल है, इट इज द कम्युनिज्म की वजह से लाल चौ। अच्छा जी, तो ये तो खैर कहानियां बहुत होती है मेरे पास सुनाने को। एनी हाउ, अच्छा अभी हमने काफी बातें की, लेकिन 1990 की बात कर लेते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा समय था, बहुत टर्बुलेंट टाइम था। अग्रीड। और जम्मू को काफी सफर करना पड़ा। कश्मीर में तो कश्मीरी पंडितों को करना ही पड़ा, जम्मू में भी बहुत बुरा हाल हुआ। कश्मीरी पंडितों का तो जो परिस्थिति बनी इट इज सो अनफॉर्चुनेट कि आज भी उसके बारे में हमको उसके ऊपर तो जितनी बात हो जाए मतलब कम लगती है। एंड उसमें एंड इट वाज अ कांस्टेंट एफर्ट इन दी शेख अब्दुल्ला राज इटसेल्फ। आपको मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। आज जिसको लव जिहाद कहते हैं ना लोग, there was a very famous case in the 70s and that was the late 60s early 70s and that was the only time Kashmir Valley में, and the only time Kashmiri pandits actually came out and protested on the streets. एक लड़की थी परमेश्वरी हांडू के नाम से, she used to work in a Muslim shop, I think ऑप्टिशियन की शॉप थी क्या थी, और वो उसके ओनर से शादी कर लेती है, कन्वर्ट हो गया, and she refuses to interact with the parents. एंड द पेरेंट्स आर लाइक, अरे हमको अपनी बेटी से तो मिलने दो कम से कम, बट उसको मिलने भी नहीं दिया जाता उनको। दैट वाज द ओनली टाइम व्हेन द कश्मीरी पंडित्स रियली केम आउट ऑन द स्ट्रीट्स एंड प्रोटेस्टेड। वरना आप सोचिए, मतलब एक ऐसा सेकंड क्लास सिटीजन स्टेटस उनको पता था हमारा है, जो अनफॉर्चुनेटली फिर बाद में जम्मू के लोगों को भी एक्सपीरियंस करना पड़ा फर्स्ट हैंड अंडर शेख अब्दुल्ला की ये हालत थी इन दी अफेयर्स। खैर 19 तो वो तो सिस्टमैटिक था इन दैट सेंस। एंड फर्स्ट टारगेटेड एफर्ट एट एक्सपंजिंग कश्मीरी पंडित्स हैपेंड इन अनंतनाग इन 1987। ये आरती टिक्कू सिंह हैं जो बहुत फेमस जर्नलिस्ट हैं, शी इज एक्चुअली सेड इट ऑन रिकॉर्ड, वो उनके साथ हुआ है क्योंकि अनंतनाग से भागे थे बहुत सारे पंडित 1987 के मैसिव टारगेटिंग की वजह से। उनका फैमिली का बिजनेस का न्यूज़पेपर का बहुत बड़ा वेंडिंग बिजनेस होता था, उनका वो गोडाउन जला दिया गया था इनफैक्ट उसमें, अमंग अदर थिंग्स। सो 1990 में पलायन होता है तो द फर्स्ट थिंग दे डू इज दे ऑल कम टू जम्मू। वाई आर दे कमिंग टू जम्मू? बिकॉज जो उनकी एलीट थी वो जम्मू माइग्रेट करती थी हमेशा विंटर्स में, नॉट जस्ट कश्मीरी पंडित थी, कश्मीरी मुस्लिम्स। आज भी बहुत कश्मीरी मुस्लिम जम्मू में दूसरा घर रखते हैं, स्पेशली जो ये सारा जो आपका ये जो फॉरेस्ट जो आपका बना दिया गया है, इलीगल टाउनशिप जो बना दी गई जम्मू के बाहर, मैं फॉरेस्ट का नाम भूल रहा हूँ, वो जो उसके वो जो रोशनी एक्ट के अंदर बहुत जिसमें कंट्रोवर्सी भी हुई थी। अब जम्मू वॉज नेवर ट्रीटेड इन द सेम कैपेसिटी एज कश्मीर। यूनिवर्सिटी आएगी जम्मू जाएगी, इंजीनियरिंग कॉलेज आएगा कश्मीर, मतलब जम्मू नहीं आएगी, कश्मीर जाएगी, इंजीनियरिंग कॉलेज कश्मीर। आप ऐसे जम्मू में सिर्फ एक यूनिवर्सिटी थी टिल 1990 लेट मिडिल 90s, सिर्फ एक यूनिवर्सिटी थी, कश्मीर में 3 थी। ये जानते हुए भी, अच्छा ये देखिए कैसे खेलते थे ये लोग कश्मीरी पॉलिटिशियन जो इनके जो जिनको बहुत मॉलिकॉडल किया गया इतने डेकेड्स तक। जब वो फंड्स मांगने जाते थे वो जम्मू के लिए ज़्यादा फंड्स मांगते थे, अपने लिए कम फंड्स मांगते थे। वो बोलते थे एरिया ज़्यादा है जम्मू का, पॉपुलेशन ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा है। जब वो डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती थी बोलते थे कश्मीर की पॉपुलेशन ज़्यादा है इसलिए यहाँ ज़्यादा खर्च होना चाहिए। एंड देयर वाज नो वे टू एक्चुअली क्वेश्चन दैट बिकॉज दे केप्ट देमसेल्व्स सेपरेट फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स ऑफ द नेशनल पैराडाइम। यू गेट दैट? कैसे कितना गंदा खेल खेला इन लोगों ने ऑल दिस टाइम। जम्मू में जब तक धरने नहीं होते थे, जब तक लोग रोष नहीं प्रकट करते थे, तब तक जम्मू को कुछ मिलता नहीं था। एक बार वो लद्दाख के एमपी भी जो है जामयांग शेरिंग, उन्होंने अपनी 2019 में स्पीच में बोला, पूरी स्पीच थी, बोलते मैं जम्मू में पढ़ा हूँ, मैंने देखा है, मैंने भी धरनों में हिस्सा लिया है जम्मू में। हम तो जम्मू में तो छीन के लेते हैं, अपनी रोटी भी छीन के लेनी पड़ती है लोगों को। बोलते लद्दाख को तो वो भी नहीं मिलती थी। दैट वाज द काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी सेटअप दैट वाज क्रिएटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। अब ये इस पूरे परिप्रेक्ष्य में यू हैव अ ह्यूज पॉपुलेशन इन मूविंग इनटू जम्मू, द सिस्टम वाज टोटली ओवरवेल्म्ड। सारा एडमिनिस्ट्रेशन कश्मीर से चलता है, जम्मू में सिर्फ नाम के लिए लोग आते हैं। क्या दुख हो गया? जम्मू वाज लिटरली ट्रीटेड एज अ सेकंड प्रोविंस, नॉट इवन लाइक जो छोटा सा कोई शहर होगा, जबकि आपकी विंटर कैपिटल रही है ऑल दिस वे। लेकिन फिर जब 2019 में जब ये हुआ कि भाई अब अलग होगा और सरकार जिस तरीके से चाहती उस तरीके से कर लेती, कर सकती थी, तो एक जो ऑब्वियस चीज थी
वो ये था कि चलो लद्दाख को यूटी बन जाएगा, या जम्मू और लद्दाख एक रह जाएंगे, कश्मीर एक अलग यूटी बन जाएगा, जम्मू का अलग स्टेट बनेगा। ये बात ऑब्वियस लग रही थी हम जैसे लोगों को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जम्मू और कश्मीर को फिर भी एक साथ ही क्लब किया गया, जबकि दोनों एक मतलब जमीन आसमान का अंतर। आइडियली द वे इट शुड हैव हैपेंड, अब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, it should have been made 3 separate administrative zones, Kashmir, Ladakh and Jammu. Ladakh definitely deserved it. In fact, Ladakh की अपनी एक हिस्ट्री है। 1950s में भी नेहरू जब लद्दाख गए थे तो वहाँ पे जो एक लामा थे, बहुत लीड कर रहे थे एफर्ट को, उन्होंने तब भी बोला प्लीज हमें यूटी बनाइए, बिकॉज आवर जोग्राफी आवर कल्चर इज सच दैट वी कैन नॉट नेसेसरली लिव विद कश्मीर। इसके ऊपर प्रोफेसर मुकेश चंद्र अग्निहोत्री ने बहुत ज़बरदस्त किताब, मुकेश अग्निहोत्री, हाँ, उन्होंने बहुत अच्छी किताब लिखी है, हिमाचल में पढ़ाते हैं, हिंदी में उनकी बड़ी अच्छी किताब है उनके बारे में, और हरी सिंह के बारे में भी, और प्रजा परिषद पे भी इनफैक्ट बहुत अच्छी किताबें लिखी हुई हैं। अब यही बात होती है हिंदी में लिखे तो उसकी लीडरशिप अनफॉर्चुनेटली कम हो जाती है, बट इट्स एन अमेजिंग आर्काइव। तो एनीहाउ, तो लद्दाख का तो सेंस बनता भी था ना, इन एट सम लेवल देयर वाज, जम्मू में भी वो बात को एक्सेप्ट करते थे, वो मानते भी थे कि लद्दाख को तो साथ में लाना ही नहीं चाहिए था। वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिटी भी थी कहीं ना कहीं, एक जोन जिसमें सिर्फ 4 विधानसभा सीट बना रहे हो पूरी स्टेट में, और जबकि ज्योग्राफिकली सबसे बड़ा एरिया है, इट नेवर मेड सेंस। चलिए, जम्मू कश्मीर क्यों साथ में है? अब ये बड़ा आपने अच्छा पॉइंट रेज किया कि जम्मू लद्दाख एक, और ये आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल हैव हर्ड ऑफ द डिक्सन प्लान। 1950s में जब यूएन में तमाशा चल रहा था, इट्स देयर वाज वन ऑफ दीज डिप्लोमैट्स, इंटरनेशनल डिप्लोमैट्स, जिसका नाम WH डिक्सन था, आई थिंक डिक्सन था बेसिकली। He comes up with this formula that Kashmir Valley should go to पाकिस्तान, गिलगिट वगैरह जाएगा, जम्मू एंड लद्दाख विल बी केप्ट एज पार्ट ऑफ इंडिया एज अ कॉम्प्रोमाइज। जम्मू विच मीन्स टुडेज मुस्लिम एरिया वाला जम्मू वगैरह, जो करके देखते हैं। इट सीम्स देयर वाज अ लेवल ऑफ अग्रीमेंट दैट हैड बीन एक्सेप्टेड अपॉन ऑन इट फ्रॉम पाकिस्तान साइड। बाय द वे 2010 में जो मुशर्रफ के साथ जो अग्रीमेंट हुई थी, इट वाज लिटरली मिररिंग द डिक्सन प्लान, अगर आप नोट करें तो 2007 में सॉरी 6-7 जो मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने की थी, इट हैड अ लॉट ऑफ पैरेलल्स विद द डिक्सन प्लान दैट वे, कि हम कश्मीर से हटा लेंगे, कश्मीर तुम्हारा, कश्मीर बफर जोन बफर टाइप बन जाएगा, नॉट इंडिपेंडेंट नहीं, बट वो एक सॉफ्ट स्पेस होगी। Imagine the stupidity of Kashmir being soft on anything. Anyhow, but it seems Nehru had that sagacity in that moment not to accept that agreement. But the Dixon plan has always been in the air. क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जम्मू को हराए बिना आप पूरा जम्मू कश्मीर लद्दाख नहीं ले सकते। You have to realize that at some level. So when you see that happening, अब इसमें एक पोर्शन में पढ़ के सुनाता हूँ आपको, ये डिक्सन प्लान का है, डिक्सन प्लान के बारे में, एंड जिसको भी देखनी हो ये बुक देख लें, किश्तवाड़ कॉल्ड्रन। एक एजी नूरानी ने भी बहुत अच्छा पीस लिखा है इस पे, हु इज अ कश्मीरी सिंपथाइजर, कश्मीरी है मतलब कश्मीरी मुस्लिम सिंपथाइजर भी हैं, बट उन्होंने एक एकेडमिक पीस फ्रंटलाइन के लिए लिखा था एक ज़माने में, ऑनलाइन अवेलेबल ऑन द डिक्सन प्लान, कैसे वो मटीरियलाइज हुआ था। Having driven out the Pandits out of the valley, the ISI next set its sights on the Dogra Hindu population in the mountainous districts of Doda and Kishtwar। 90s की बात है, early 90s की बात है। This pogrom was triggered in 95 and intensified in 98। तो 95 to 98 के बीच में डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, इस सब में हिंदुओं को बहुत टारगेट किया गया था सीवियरली, जो नरसंहार होते रहे पहाड़ी इलाकों में पर्टिकुलरली, क्योंकि जहाँ पे हिंदूज माइनॉरिटी में है टेक्निकली। Intensified in 1998 when there was some talk in the back channels of reviving the Owen-Dixon plan of partitioning the J&K state between India and Pakistan along the natural fault line of the Chenab River, जो किश्तवाड़ है literally. To claim the whole state as it were, the ISI ordered the ethnic cleansing of the minorities from Doda and Kishtwar. It is noteworthy that the population ratio here is broadly 60-40 between the majority and minority communities. It was our misfortune to serve in this region when the ISI's ethnic cleansing drive in Kishtwar was at its worst phase. ये तब की बात है जब वो पोस्टेड थे वहाँ पे। By the way, he is also from Jammu originally.
General Petraeus and Kilcullen emphasized that the essence of CIA operation counterinsurgency is to protect the population. Could we just sit back and allow some 40% of the population? ये तो 5% भी नहीं थी जैसे कश्मीर में पंडितों की थी. खैर कश्मीर में प्रॉब्ली हिंदू पॉपुलेशन वाज इन डबल डिजिट्स इन रेट्रोस्पेक्ट, क्योंकि बहुत पंजाबी थे, आर्मी के लोग थे, सरकारी एम्प्लॉइज थे, तो दैट वाज आई थिंक इट वाज मच हायर. हे टू बी मैसेकर्ड एंड ड्रिवन आउट. तो ये तो खैर इन्होंने इसमें से बताया. अभी डिक्सन प्लान के चक्कर में ये बात बाय द वे जब 2019 या 20 में तो वो सक्सेसफुल नहीं हुए आईएसआई का प्लान. आईएसआई का प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ. उसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग कारण है. लेकिन अभी भी 60-40 का जो रेशो है हिंदू मुस्लिम्स का वो उल्टा आई वुड से इट इज प्रॉब्ली गोइंग फर्दर साउथ एक लेवल पे, बिकॉज अब उसमें इनका बहुत बड़ा रोल रहा है. जो कश्मीरी एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस तरह का जिहादी गेम प्लान माइंडसेट के साथ स्पेशली जो गेम खेला ओवर द डेकेड पिछले 20 साल में, रोशनी एक्ट बीइंग द प्राइमरी रीजन बिहाइंड इट. रोशनी एक्ट का पर्पस क्या था? बाय द वे रोशनी एक्ट इंट्रोड्यूस करने वाले कौन लोग थे, लोगों को ये पता होना चाहिए. व्हेन गुलाम नबी आजाद वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद द सपोर्ट ऑफ पीडीपी फॉर 6 months. उस दौरान रोशनी लेट 80s में नहीं ये 2000 की बात है क्या? दशक में जब कांग्रेस में थे ना आजाद साहब, हाँ. कश्मीर का 6 महीने के लिए वो डोडा से आते हैं भाई. तो टेक्निकली इज ऑल्सो नॉट कश्मीरी. वो लगवाता है डोडा में कंट्रोवर्सी रहती है कि हम कहाँ के हैं. इनिहाउ सो जब वो बने थे तो रोशनी एक्ट पास की गई थी विद दी कोट एंड कोट नोबल ऑब्जेक्टिव कि जितने ये लैंडलेस गुज्जर बकरवाले इनको जमीनें दी जाएंगी. What Roshni Act turned out to be was basically massive encroachment of land by illegal elements through illegal channels. इनमें से हार्डली किसी गुज्जर बकरवाल को आज तक जमीन मिली है. बट बसाए सारे मतलब कश्मीरियों को इधर उधर करके जमीनें हथियाई हैं पूरे जम्मू में. जम्मू के तवी पार जो फॉरेस्ट पड़ता है, आई फॉरगेट इट्स नेम. लेकिन ये रोशनी एक्ट अब तो रिपील हो गया है. अभी भी नहीं हुआ है टेक्निकली. नहीं हुआ है मतलब उसको रिपील कर दिया गया है. लैंड हैज टू बी टेकन बैक बट द एडमिनिस्ट्रेशन हैज नॉट टेकन बैक लैंड येट इन दैट सेंस. किस खुशी में? क्यों? बहुत कम लैंड लिया वापस, क्योंकि बहुत कहानी चल रही है. लॉट ऑफ रिप्रेजेंटेशन हैज आल्सो गॉन टू द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ऑल द वे अप. इन फैक्ट एक बड़े फेमस कश्मीरी एनालिस्ट एंड ऑब्जर्वर हैं जो महबूबा मुफ्ती के किसी ज़माने में हस्बैंड भी थे, उनका मैं नाम भूल रहा हूँ. वो काफ़ी मतलब नेशनलिस्टिक ओपिनियन के हैं. वो तो खुल के बोलते हैं रोशनी एक्ट का जितना मिसयूज़ किया है कश्मीरी पॉलिटिशियन ने, आप उन्हीं को वापस रिवॉर्ड कर देंगे अगर आप इसको रेगुलराइज कर देंगे सारी. तो देयर आर पिटिशंस गोइंग एवरी डे टू द पीएमओ कि आप रेगुलराइज करिए सारी ज़मीनों को. इन पे होटल बने हुए हैं, इन पे अम्यूजमेंट पार्क हैं, इन पे फैक्ट्रियाँ डली हुई हैं, दैट काइंड ऑफ थिंग. एनीहाउ इट्स द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ लैंड जिहाद. एग्जैक्टली. बट उसको कुछ अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली फॉर रीजंस बेस्ट नोन टू द एलजी इटसेल्फ, एलजी ऑफिस इटसेल्फ, ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रही है. जबकि हाई कोर्ट ने उसको, जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने उसको कैटेगोरिकली इलीगल डिक्लेयर किया था. एनीहाउ ऐसी खबरें सुन के फिर इसलिए जम्मू के लोग और नाराज होते हैं. तो अब जो 2019 के बाद, हाँ, सो ये डिक्सन प्लान के अकॉर्डिंग जो आप बोले ना, डिक्सन प्लान के अकॉर्डिंग जाता है ये पार्टीशन. एंड दैट वुड मेक इट वेरी इजी इन अ लॉट ऑफ military and strategy analysts view to actually let Kashmir get gobbled up by Pakistan. प्रॉब्लम वहां से शुरू होती है. माई टेक हाउएवर इज अगर 3 एडमिनिस्ट्रेटिव जोन होंगे अलग, इट वुड एक्चुअली बी इजियर. एंड उसमें ये हो सकता है ना, आप यूटी उसको कंप्लीट यूटी बना दो, उसमें आप एंड तीनों को यूटी रखो. आई एम ऑल फॉर कीपिंग ऑल 3 as यूटी. नहीं, जम्मू कैन बी अ स्टेट. जम्मू डेफिनेटली कैन बी अ स्टेट, कैन बी अ दिल्ली लाइक स्टेट ना. देखिए अल्टीमेट प्रॉब्लम कैसे ये नंबरों का खेल खेला गया इतने सालों से. 1998 में जब दोबारा इलेक्शन कराए गए थे आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, जिसमें फारूक अब्दुल्ला भी, द नंबर ऑफ वोटर्स इन जम्मू टर्न्ड आउट टू बी मच हायर देन द नंबर ऑफ वोटर्स इन कश्मीर, रजिस्टर्ड वोटर्स. आज तक ये बोला जाता है कि कश्मीर की पॉपुलेशन जम्मू से ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे सीटें ज़्यादा रखी जाएंगी. कश्मीर की पॉपुलेशन ज़्यादा, इसलिए फंड ज़्यादा खर्च किए जाएंगे. तो जी वोटर वहाँ ज़्यादा कैसे आ गए? ये कब की बात है? 1998 की बात है. पहली बार ये जब बात खुल के आई थी. अच्छा देखिए, उस दौरान कहीं भी सेंसस नहीं हुआ. 2011 में पहला सेंसस जम्मू कश्मीर का काफ़ी सालों, 2 दशक के बाद आता है. 2001 में भी हुआ था. 2001 में पहले आता है. 2011 का भी है, बट 2011 का तो सबसे ज़्यादा फर्स्ट है. हाँ, उसमें. पर 2001 के सेंसस में जान के फिर से कश्मीर के नंबर ज़्यादा दिखाने की कोशिश की गई. हाँ, इसलिए जम्मू कश्मीर के नंबर हमेशा होल्ड पे रखे गए. और उसी के बेसिस पे
डिलिमिटेशन अभी वाला हुआ है जो 2011 के बेसिस पे हुआ है, which is an absolute fraud. हाँ, जिसका Every intellectual, any person worth his salt has rejected that जम्मू कश्मीर फिगर. लेकिन उसी के बेसिस पे अनफॉर्चुनेटली डिलिमिटेशन करी गई है. ये फिर से मतलब सेंसस तो करवा के लोगों ने इतना बहस करी कि भैया सेंसस होने दीजिए, उसके बाद डिलिमिटेशन करिए, बट आई डोंट नो व्हाट इज द हरी. क्या, हाँ मतलब समझ में नहीं आता. और अभी बातें चल रही हैं कि अभी भी कश्मीर को एक सीट ज्यादा दे दी है जम्मू से. एक नहीं, 3 है. 3 मतलब 47 43 वो जिस तरह वो रिजर्व सीट वगैरह करके वो सारी रिजर्व सीट पीओ जम्मू से आएंगे बेसिकली, 8 जो आएंगी. ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम आपने क्रिएट करी हुई है, जबकि जम्मू की पॉपुलेशन ज़्यादा है, जम्मू का जोग्राफिकल एरिया भी ज़्यादा है. वाई इज जम्मू देन बीइंग केप्ट एट दिस काइंड ऑफ हाशिया? तो लोगों को गुस्सा तो आना स्वाभाविक है ना कहीं ना कहीं. देखिए, द बेसिक डिमांड हैज बीन एटलीस्ट ट्रीट अस इक्वली. लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आता कि पूरे जम्मू में एक मूवमेंट क्यों नहीं चलती है कि हमको अलग स्टेट करो. ऐसा देखिए, क्या है? अभी ऑफ लेट जम्मू में एक मूवमेंट तो शुरू हुई है. आई डोंट नो इफ यू हैव हर्ड ऑफ हिज नेम. एडवोकेट अंकुश शर्मा है. हाँ, एकजुट जम्मू करके उन्होंने चालू किया है. वो कुछ टाइम से चल रहा था. नाउ दे हैव इनफैक्ट थ्रेटन्ड टू कंटेस्ट ऑन ऑल सीट्स, लोकसभा एंड विधानसभा, इफ सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इज नॉट सेट अप. लेकिन जम्मू के अंदर ना प्रॉब्लम दूसरी है. जम्मू के अंदर प्रॉब्लम ये है कि जो एक प्लेटफॉर्म पर भी लोग एक साथ खड़े होने को तैयार नहीं है. इतनी फैक्शनलिज्म है पॉलिटिक्स की वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली. कश्मीर में आप देखिए फैक्शनलिज्म है, लेकिन जब सबका इंटरेस्ट कॉमन आता है तो सब एक जगह खड़े होते हैं चुपचाप आके. जम्मू में नेताओं की आज तक एबिलिटी नहीं हो पाई है कि एक जगह आके शांति से खड़े हो सके. अगर बीजेपी कांग्रेस एक तरफ होते तो पैंथर्स पार्टी दूसरी तरफ चली जाती थी. कांग्रेस पैंथर एक तरफ होते थे, बीजेपी दूसरी तरफ जा रही है वहाँ की लोकल. बीजेपी तो चलिए फिर भी नेशनलिस्टिक होने की कोशिश करी है. जो कश्मीर यूनिट बोल रहा है वही जम्मू यूनिट कर रहा है बार बार. इन दोनों को पीडीपी का जम्मू यूनिट जो है वो तो बिल्कुल ही नहीं सुनता जम्मू के लोगों की. वो तो उनके हिसाब से चल रहा है. सो यू सी दैट डाइकोटमी कितनी बड़ी प्रॉब्लम है. अच्छा, जम्मू कार्ड बड़ा पॉपुलर है. विद समथिंग कॉल्ड द जम्मू कार्ड. जम्मू कार्ड, जम्मू कार्ड, कार्ड पत्ता, जम्मू का पत्ता, जम्मू पत्ता. अच्छा. अब ये चलिए मैं इनका बताऊंगा बाद में. जगमोहन जी ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली थी कि ये फारूक अब्दुल्ला और ये जितने कश्मीरी पॉलिटिशियन थे कितने दोगले आदमी थे. इनफैक्ट इन्हीं से स्टार्ट हुई थी वो जो जोक इनके बारे में था. दे स्पीक द लैंग्वेज ऑफ इंडिपेंडेंस इन कश्मीर, दे स्पीक द लैंग्वेज ऑफ स्पेशल स्टेटस इन जम्मू, एंड दे स्पीक द लैंग्वेज ऑफ नेशनलिज्म इन दिल्ली. ठीक है, ऐसा कुछ था. मतलब इनके इतनी फारूक अब्दुल्ला इज अ सेपरेटिस्ट इन कश्मीर. एग्जैक्टली, ऐसा कुछ था. नेशनलिस्ट इन दिल्ली, ही इज अ स्टेट पेट्रियट इन जम्मू. ऐसा ये तमाशा होता था. अच्छा, जगमोहन ने अपने जमाने में जब माई फ्रोजन टर्बुलेंस लिखी थी तभी उन्होंने ये बात बोली थी. द पीपल ऑफ जम्मू रीजन नोस अ लॉन्ग स्टैंडिंग ग्रीवेंस दैट अंडर कवर ऑफ आर्टिकल 370 एंड द स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन decisions over the years have been so manipulated by the valley leaders that the power structure in the state has permanently tilted in favor of the Kashmir region. In this connection, it is pointed out for the Lok Sabha, Jammu returns one member for every 1.4 million people, while Kashmir sends one representative for every 1 million. Jammu's total area is 70% larger than Kashmir's and has 45% of the state's population, but Jammu has only 32 seats out of 76 in the assembly at that time, and Kashmir has 42. While Jammu returns one member for every 90,000, Kashmir returns one for every 73,000 in the Vidhan Sabha. While 3 new districts were suddenly created in the valley in 1979, none of the 3 districts recommended by the Wazir Commission of 1981 has been created in the Jammu region. वो अभी ऑफ लेट खैर जो डिलिमिटेशन हुआ उसमें ये भी एक चीज़ है. कई ऐसे पुराने पेंडिंग जो चीज़ें थी उनको निकाल के लाया गया था. इनफैक्ट जब पहली बारी जम्मू में जो एक्चुअल कुछ एफर्ट डाली गई थी वो डाली गई थी जब श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का उद्धार किया गया था, अपलिफ्टमेंट एंड उद्धार किया था व्हेन जगमोहन वाज द गवर्नर ऑफ द स्टेट इन दिस फर्स्ट टर्म. सो आप सोचिए ये मतलब परिस्थिति है कि लोगों को दिख रहा था, इवन द एडमिनिस्ट्रेटर्स न्यू कितना ओपन डिस्क्रिमिनेशन, ब्लेटेंट डिस्क्रिमिनेशन. लेकिन जी मतलब जम्मू इतना डिवाइडेड है पॉलिटिक्स में कि फारूक अब्दुल्ला के भी फैन हैं अभी वहाँ. अनफॉर्चुनेटली हाँ, डोडा किश्तवाड़ भदरवा वाली बेल्ट में a lot of Kashmiri Muslims were settled over the decades. नहीं, मैं पुश किए गए. हिंदुओं के भी कह रहा हूँ. इनफैक्ट बहुत भदरवाई मुसलमान, एक भदरवाई मुसलमान का इंटरव्यू हुआ था एक ज़माने में 2000s की बात है जब
देयर वाज अ डॉक्यूमेंट्री बाय एनडीटीवी, चलो लिबरल्स वो सौर कोट करते हैं आज, लिबरल्स की कोटेशन से ही उनको पूछेंगे क्वेश्चन। उसमें एक भदरवा के ऊपर डॉक्यूमेंट्री थी बेसिकली, कि भदरवा कैन बी द नेक्स्ट कश्मीर। अच्छा। एंड भदरवा इज एक्चुअली इवन मोर, आई वुड से, प्रिटियर देन कश्मीर। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस भदरवा, उसको भद्रकाशी बोलते हैं हिंदुओं के लिए इनफैक्ट। वहाँ पे वासुकी नाग जी निवास करते हैं, मानते हैं उस स्थान, तो भद्रकाशी है वो। तो वहाँ पे भदरवा के मंदिर में नया साल जब शुरू होता है तो वो बेसिकली नाग देवता उस दिन उनकी पूजा होती है, वासुकी नाग देवता की। उनका मंदिर काफ़ी पुराना भी है उस एरिया में, ऑल दैट। सो एक मुसलमान से इंटरव्यू ले रहे थे कि यहाँ पे भी टेररिज्म थी तो ख़त्म कैसे हुई। तो ही सेड हमको यहाँ पे ब्रेन वॉश किया गया था, हमको बोला गया कि आप कश्मीरी हैं, आप भद्रवाई नहीं है, आपकी बोली कश्मीरी है, आपकी बोली भद्रवाई बोली नहीं है जो जम्मू डोगरी जैसी लगती है सुनने में। आपका खाना पीना कश्मीरी है, आप कश्मीरी, आप जम्मू के साथ आपका कोई रिलेशन नहीं है, विच इज एन एब्सोल्यूट फॉल्सहुड। दैट इज हाउ दे अचीव। इनफैक्ट जो VDCs की बात आती है तो पहली बारी VDCs कब आते हैं? VDCs, विलेज डिफेंस काउंसिल, जो आजकल सब जगह चर्चा में है। अभी वो तो एक ट्वीट भी आया था कि CRPF इज नाउ ट्रेनिंग VDC, जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। खैर अगेन लॉट ऑफ क्वेश्चंस कर रहे हो तो कम से कम ट्वीट तो मत करो। These kind of things that are happening actually raise more questions on why the LG administration has not done these things for the last 2 years. क्वेश्चन मार्क्स उठ रहे हैं, जम्मू में स्पेशली उठ रहे हैं। अच्छा, जम्मू 19 LG अनपॉपुलर है क्या उधर? जम्मू में तो हो रहा है, जम्मू में तो हो रहा है LG एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी अनपॉपुलर। कश्मीर में तो वैसे ही अनपॉपुलर रहते हैं। चलिए कहीं पे कॉमन ग्राउंड आ गया मीटिंग का और anyway, तो 1990s में ये रजौरी की बात है, एंड दिस इज एक्चुअली SP वैद, DGP रह चुके जम्मू कश्मीर के, काफ़ी मतलब वेरी नो सॉलिड पुलिस ऑफिसर थे अपने ज़माने के। ही वॉज पोस्टेड इन रजौरी का एक एरिया में। तो ये क्या कहते हैं, इन्होंने स्टार्ट किया था हिंदू जितने पहाड़ी इलाकों में इनको टारगेट करने हैं मिलिटेंट्स ने। तो गाँव में जाते थे, मारते थे। डोडा की कहानियाँ हैं, पुंछ की कहानी है, शहादतों की बहुत कहानियाँ हैं। जो जम्मू के आपके ट्विटर हैंडल्स पॉपुलर हैं वो याद रखते हैं इन चीज़ों को, इट्स तो कमेंडेबल। उन्होंने लोगों को भूलने नहीं दिया ये सब। ऐसे एक गाँव था रजौरी में, वहाँ पे क्या हुआ कि 3 टेररिस्ट आए थे, 3-4 टेररिस्ट का गुट आया था मारने के लिए, बट द विलेजर्स फॉट बैक इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। उनके पास कोई बंदूकें नहीं थी, कुछ नहीं थी। कुल्हाड़े लेके, वो खुरपियाँ लेके, दराते लेके, जो हाथ में है लेके लड़ने वापस पहुंचे। 2 टेररिस्टों को मार भी दिया था उन्होंने। ये उस समय SP वैद वहाँ पे पोस्टेड थे। वो फटाफट दौड़ के जाते हैं सीन पे और देखते हैं क्या होता है। तो वो लोगों से बात कर रहे होते हैं। लोग बोलते हैं सर हमें प्लीज कुछ दीजिए, वी वांट टू फाइट दिस पीपल बैक, वी विल नॉट लेट देम टेक आवर होम्स। लोगों ने अपील करी। तो पहली बारी तब ये एक आइडिया फ्लोट हुआ कि व्हाई नॉट आर्म द पीपल टू डिफेंड देमसेल्व्स। अच्छा, इस बीच में बीजेपी के कुछ नेता थे जो जम्मू प्रजा परिषद से भी पुराने जुड़े हुए थे। आई थिंक प्रोफेसर कविंदर गुप्ता या प्रोफेसर गुप्ता थे, उधमपुर के ही थे। उन्होंने भी ये इंसिडेंट के बारे में पढ़ा, उन्होंने पुश किया कि ये हमें करना चाहिए इंस्टीट्यूट। So that is how the village defense committee started coming up. They were actually given honorariums on a monthly basis. उनको कुछ नहीं दिया, सिर्फ .303 राइफल्स, जो वर्ल्ड वॉर 1 की राइफल्स, सोचिए। लेकिन SP वैद इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग दे वर सो इफेक्टिव कि चाहे पूरी पूरी रात लड़े हैं, हमारा उनका एम्यूनिशन खत्म हो गया, बट दैट अलाउड द फोर्सेस टू रश इन एंड टेक ओवर। इतने इफेक्टिव थी VDC, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। वो एक एकता जो पहाड़ी लोगों की थी आपस में, वो इतनी स्ट्रांग थी। VDCs को लेकिन जान के टारगेट पहली बारी किया गया 2010-11 में, जब फारूक अब्दुल्ला वाज चीफ मिनिस्टर। आई थिंक उस टाइम, आई थिंक 10 की बात नहीं या 8-9 की बात है शायद। उस टाइम पे जब किश्तवाड़ में राइट्स हुए थे, उमर अब्दुल्ला था ना, उमर अब्दुल्ला वाज चीफ मिनिस्टर। और उमर अब्दुल्ला ने जो कमेटी बिठवाई थी ना जज की, यू नो व्हाट दैट कमेटी हैड सजेस्टेड? ही सेड ये VDCs आर्म्ड है ना, इनको डिसआर्म करो। हाँ, उनको पता था कि इनको हटाओ तभी। तो ये देख रहे हैं आप, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के बहाने से कैसे शरिया स्टेट चलती है। लेकिन मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, आप ब्लेम करते हो कि आर्टिकल 370 था इसलिए ये सारी, जैसे इसमें भी लिखा नहीं, है। आई गेट, ठीक है, मैं कहता हूँ कि अगर नई सरकार बने विदाउट आर्टिकल 370 और अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस वापस से मेजोरिटी में आ जाती है, जो कि चांस है, तो
आप ये बताइए कि कैसे वो एडमिनिस्ट्रेशन तो वैसे भी वो उस तरीके के लॉज बनाएंगे, क्या करोगे आप? सी एंड दैट इज वेयर दैट यूनिटी इन जम्मू, वो एक आवाज में बात करना बहुत जरूरी है जम्मू के लिए। आई एम नॉट सेइंग किसी एक पार्टी की बात कर रहा हूँ, व्हाट आई मीन टू से इज एक यूनानिमस कंसेंसस बनवाना है, और जितनी कश्मीर बेस्ड पार्टी हैं उनकी भी कमर पे ये पैर रख के बोलना है कि बॉस वी विल नॉट एक्सेप्ट दिस, तुमने किया हम शुरू हो जाएंगे। दैट काइंड ऑफ यूनानिमिटी कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइंस हैज टू बी प्रेजेंट इन जम्मू टुडे। अनफॉर्चुनेटली वो आ नहीं रही अभी भी। अभी एक और एंट्रेंट घुसने की कोशिश करी थी आम आदमी पार्टी। क्या करना चाह रही थी आम आदमी पार्टी? वो तो खैर पैंथर्स पार्टी की स्पेस खा रही है एट बेस्ट, और कुछ नहीं कर रही जो मुझे समझ आया अभी तक, बट वो भी कुछ नहीं होगा। पैंथर्स पार्टी तो ऑलरेडी खत्म हो गई थी प्रोफेसर भीम सिंह के मरने के साथ ही। तो वो तो क्या चाह रहे हैं ये लोग? माई पॉइंट इज दैट people, I do understand the frustrations, I have a lot of sympathies with the frustrations, but the people themselves have to realize now कि भैया एक खड़ा होना पड़ेगा एक साथ। अच्छा, you have to start asking questions of your own leaders कहीं ना कहीं। आपने क्या किया इतना इतने सालों से? आप हमारे को रिप्रेजेंट कर रहे हो ना असेंबली में, यहाँ पे क्या कर रहे हो आप हमें बताओ। एक एजेंडा, जेन्युइन एजेंडा होना चाहिए पार्टी का। अब एक किश्तवाड़ में जब ये किया था तो 2017 में पीडीपी की सरकार, जो पीडीपी मुख्यमंत्री जो बीजेपी के सपोर्ट से खड़ा है, दैट पर्सन 2016 में दे ट्राई टू टेक अवे द वेपन्स। जम्मू लीडर्स ने क्यों नहीं अपोज किया? खैर वो कोर्ट ऑर्डर से इलीगल प्रूव किया, तो दे क्लैंडस्टाइनली स्टार्टेड टेकिंग वेपन्स इन द नेम ऑफ मेंटेनेंस। अब ये चीजें हैं ना, तभी तो सवाल और उठते हैं ना कि आप चुप क्यों बैठे रहे? नहीं, इसका ये जो इतना डिवीजन है आपस में जम्मू में, इसका कारण क्या है? कल्चरल है? ये कल्चरल बीमारी है ऑनेस्ट। ये कल्चरल बीमारी है, आई थिंक एक ऑल्सो, कैसे बोलूंगा, ये ना पहाड़ियों की प्रॉब्लम है मतलब इन लाइटर वेन कभी एक साथ खड़े नहीं हो सकते बिना बहस करे। मतलब कोई ना कोई मुद्दा निकाल ही लेना एक दूसरे को उंगली करने का। एंड शॉर्ट साइटेडनेस अनफॉर्चुनेटली एक लेवल पे रही है। देखिए, पास्ट ग्लोरी इज इंपॉर्टेंट, मैं उसको कभी डिनाई नहीं करता हूँ, मेरा भी उतना ही सम्मान है उसके लिए, लेकिन आपको रियल प्रैग्मेटिक होना सीखना पड़ेगा। अच्छा, जम्मू कश्मीर एज अ होल स्टेट एक बड़ी प्रॉब्लम है, वी आर द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। ये हम ही हैं मेंटालिटी। कश्मीर वैली में तो अल्टीमेट पीक पे है, खैर जम्मू में उतनी नहीं है। जम्मू में बिकॉज वो दिल्ली आते जाते हैं, यहाँ रेस्ट ऑफ इंडिया से ज़्यादा इंटीग्रेटेड मानता हूँ मैं उनको, तो एटलीस्ट थोड़ा प्रैग्मेटिज्म काफ़ी जनता में है। बट मतलब जो जम्मू की एलीट स्पेशली जो है, आई वुड से, आई डोंट वांट टू पॉइंट फिंगर्स, बट मुझे लगता नहीं कि जम्मू के एलीट हैज़ डन गुड ग्रेट सर्विस टू द पीपल। जो उनको इंटेलेक्चुअल लीडरशिप की ज़रूरत है वो आपस में ही लड़ी जा रहे हैं। जो एक लीडरशिप देने की ज़रूरत है वो क्यों नहीं दे पा रहे वो लोग। एंड इट्स नॉट जस्ट मी, यू टॉक टू एनी आर्म्ड फोर्सेस पर्सन ऑल्सो, वो भी आपको प्राइवेटली यही बोलेगा, हैड जम्मू स्टूड एज वन। ये इनकी तो हिम्मत नहीं होती इनकी कुछ करने की। अगर आप लड़के यूनिवर्सिटी ले लेते हो, लड़के IIM ले लेते हो, लड़के IIT ले सकते हो, तो आप समझ लो आपकी कितनी पावर है लड़ने की। सारा रेवेन्यू जम्मू से आता है स्टेट में। कश्मीर से क्या कमाते हैं वो? शॉल से कितनी टैक्स अर्निंग होती है उनकी, मुझे बताओ यार। इंडस्ट्रियल बेस सारा जम्मू में बैठा हुआ है नियरली, क्या कमाते हैं कश्मीर से? फिर कश्मीर को इतनी तवज्जो। क्वेश्चन, जिस लेवल पे इलेक्ट्रिफिकेशन कश्मीर में, आपको कोई मतलब किसी घर में लाइट ना हो ऐसा नहीं होता था कश्मीर में, एक्सेप्ट फॉर वेरी बॉर्डर एरिया। जम्मू में कितने एरियाज ऐसे थे जो कितने दशकों तक अंधेरे में ही पड़े हुए थे, कोई एफर्ट भी नहीं थी। एक भाई फारूक अब्दुल्ला ने बोला था एक इवेंट पे कि हिंदुस्तानी बिजली के मामले में चोर और कश्मीरी महाचोर। उसने खुद बोला ऑन रिकॉर्ड, ये स्टेटमेंट है, कभी आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगी। 2010 जब वो MNRE मिनिस्ट्री संभालते थे सेंटर में, तब की बात है। सारा आपका रेवेन्यू और ये सब वहीं से। एनीवे, उम्मीद करते हैं कि नए साल में, नया साल आ गया है, नया साल तो है ही, कुछ यूनिटी आएगी जम्मू में। ऑन अ पॉजिटिव नोट जो मैं देखता हूँ जम्मू के लिए खास तौर पे, जम्मू एक्चुअली हैज अ शॉट एट गिविंग अ चीफ मिनिस्टर फॉर अ चेंज। एंड जम्मू में ना एक सेंस ऑफ फेयरनेस, चीफ मिनिस्टर दिया है वो तो खैर वो मैं उनको चीफ मिनिस्टर मानता भी नहीं, वो पपेट थे, 6 महीने भी नहीं चले, जो भी है, नाम के तो थे। हाँ, बट व्हाट आई मीन टू से इज, देखिए जम्मू में एक सेंस ऑफ फेयरनेस रहती है लोगों में जनरली, तो वो दे विल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट कश्मीर फॉर श्योर, ये गारंटी है। बट जो जम्मू को उसका जो राइटफुल शेयर है ना, वो ज़रूरी भी है। एंड
The Modi government has tried its best to do a lot of good things that were pending for decades for Jammu. But of course, the pace at which it should happen probably still leaves a lot to be desired. एक एग्जांपल के तौर पे जैसे जो ब्रिज है चेनाब का वो खत्म होना चाहिए. It's still pending for a long time. That rail connectivity is critical. रेलवे वाला बिल्कुल हाईएस्ट वाला ना, हाईएस्ट, but that's critical. जल्दी बनेगा वो तो. एंड अब आप देखिए जो ईस्टर्न फ्रंट पे जो थ्रेट है उसके पर्सपेक्टिव से भी इट्स क्रिटिकल ना. या सो चलिए सर, थैंक यू सो मच. अरे प्लेजर. ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, बिल्कुल गेटिंग टू नो सो मेनी थिंग्स. बिल्कुल बिल्कुल. थैंक यू सो मच. सर नमस्ते. नमस्ते.